आपका स्वागत है। और शुरुआत सुबह की बहुत अच्छी तो नहीं है, क्योंकि वीकेंड के दौरान जो टेंशन्स क्रिएट हुई हैं, जो ग्लोबल टेंशन्स क्रिएट हुई हैं, यूएस ईरान के बीच में जो युद्ध तेजी से बढ़ा है और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत भी हो गई अटैक्स के दौरान, उसने पूरे ग्लोबल बाजारों के मूड माहौल को निश्चित तौर पर बिगाड़ा है। हालांकि अब देखेंगे तो निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी रिकवरी ग्लोबल बाजारों में देखने को मिल रही है, चाहे वो यूएस फ्यूचर्स हो, चाहे वो गिफ्ट निफ्टी हो या फिर निक्केई हो। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल तो आज खराब ही है, क्योंकि नेगेटिविटी हर तरफ है। क्रूड को लेकर टेंशन ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो आवाजाही है शिप्स की, वहां पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईरान की जो आईआरजीसी है वो लगातार शिप्स को वार्निंग दे रही है कि आप इस रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते। एक टैंकर पे उन्होंने अटैक भी किया है और उसका असर आपको क्रूड पर देखने को मिला है कि क्रूड इंट्राडे में $82 के आसपास भी पहुंच गया। गिफ्ट निफ्टी आप इस वक्त देखेंगे तो 160 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। ऐसे में पूरा मूड माहौल क्या है बताएंगे आपको। अगले 2.5 घंटे में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहां शॉर्ट्स के मौके बन सकते हैं और कहां गिरावट पर आपको खरीदारी करके फायदा उठाना है, इन सारी चीजों पर करेंगे चर्चा। अगले 2.5 घंटे पूरा एक्शन होगा, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना लगातार हमारे साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 बड़े इवेंट्स की, 4 बड़े ट्रिगर्स की, जो आज के मार्केट की दशा और दिशा को तय करेंगे। सबसे पहले यूएस ईरान युद्ध, इससे पूरे बाजारों पर दबाव है। यूएस फ्यूचर्स में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। कभी आज जब शुरुआत हुई 7 बजे के आसपास, यूएस फ्यूचर्स जो है वो डाउ फ्यूचर्स 500 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था। अब हल्की रिकवरी वहां देखने को मिल रही है, 300 अंकों की गिरावट के साथ वहां कारोबार देखने को मिल रहा है। सप्लाई की चिंता से क्रूड में 8% की जो है वो तेजी देखने को मिल रही है। आप देखिए कि अगर क्रूड जो है वो यहां से तेज और होता है, $82 के आसपास पहुंच गया था इंट्राडे में भाव, अब अगर वहां से और जो है थोड़ी बहुत जो है वो गिरावट देखने को मिली, 78 के आसपास पहुंचा हुआ है। चलिए, तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं, लेकिन अब एक काम करते हैं, ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं ये समझ लेते हैं सृष्टि से। सृष्टि, ग्लोबल बाजारों से क्या क्या संकेत मिल रहे हैं? अमेरिका, यूरोप तो खैर चलिए शुक्रवार की क्लोजिंग से हमें कुछ अंदाजा नहीं मिल सकता, लेकिन एशिया और अमेरिका से क्या संकेत मिल रहे हैं हमें? तो देखिए, कमजोरी के ही संकेत है विकास, और हमने फ्राइडे को ही देखा था कि कहीं ना कहीं इस चीज का डर जरूर बना हुआ था कि इस वीकेंड क्या होगा, क्योंकि धमकी पिछले वीकेंड की दी गई थी। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इजराइल में थे, उस समय हमने पूरी हलचल नहीं होते हुए देखी, पर जहां फ्राइडे हुआ हमने देखा कि पूरा मामला एक्शन में आता हुआ दिखा। स्ट्राइक्स हुई, रिटेलिएशन हुआ और मिडिल ईस्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा। इसको हमने देखा कि कहीं ना कहीं यूएस बाजारों में गिरावट तो रही फ्राइडे को, पर अभी भी फ्यूचर्स, आप यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर 400 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स में भी लगभग 1% की हम गिरावट फिलहाल देख रहे हैं। बट जी हाँ, इसका जो असर है वो एशिया बाजार और कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्शन रहा है। एशिया बाजारों की बात करें तो वहां पर भी गिरावट हावी है। निकाय में जो शुरुआत हुई थी वो 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ हुई थी। अभी हल्की रिकवरी निचले स्तरों से हमने देखी है। वहीं एसएक्स 200 की भी बात करें तो वो 0.5% कमजोर है। कोस्पी, वो ऐसा इंडेक्स जो कि एक तरफा उसने रैली दिखाई है, वहां पर भी 1% की गिरावट है। गिफ्ट निफ्टी से भी आप देख सकते हैं कि 0.5% से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। बट आज के लिए सबसे बड़ा एक्शन जो है वो क्रूड और गोल्ड प्राइसेस पे ही रहेगा, क्योंकि देखिए इतनी टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। लाजमी सी बात है कि जो सेफ हैवन डिमांड है वो बढ़ेगी। आप गोल्ड में देख लीजिए 2% से ज्यादा की वहां पर तेजी है। सिल्वर में भी लगभग 1 से 2% की तेजी है। बट इसके अलावा आप देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड का मूवमेंट देखना, क्योंकि देखिए आज जो हमने शुरुआती टिक देखा था 5-6 बजे, तो वो कम से कम 8 से 9% की तेजी दिखा रहा था। अब वो थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही है वो तेजी। अभी फिलहाल ब्रेंट ऑयल आप देखेंगे तो 5% ही तेज है। तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट हमने क्रूड में जरूर देखी है, पर टेंशन अभी बरकरार है, क्योंकि क्रूड के लिए देखिए 2 अहम चीजें हुई हैं। एक तो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एशिया मार्केट में जितना भी सप्लाई होता है उसमें मेजॉरिटी सप्लाई पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ आता है। तो वहां पर कंसर्न जरूर है कि किस तरीके से डिस्ट्रप्शन होगा। बट ओपेक प्लस ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है, जहां पर उन्होंने बोला है कि वो सप्लाईज बढ़ाएंगे। तो दोनों ही चीजें आई हैं, नेगेटिव और हल्की पॉजिटिव खबर। बट अभी तक तो देखिए टेंशन्स बरकरार हैं। आगे कितने टाइम तक ये टेंशन्स चलती हैं, किस लेवल पर एस्केलेट होती हैं, ये तय करेगा कि आगे क्रूड की चाल कैसी रहेगी। और जी हाँ, भारतीय बाजारों के लिए तो और इंपॉर्टेंट है, क्रूड का बढ़ना हमारे लिए नेगेटिव है। रुपए पर इंपैक्ट आ सकता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपैक्ट आ सकता है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि हमें क्लोजली वॉच करने होंगे विकास। बिल्कुल, निश्चित तौर पे।
तो क्लोजली हम वॉच करेंगे और मार्केट में क्या एक्शन होगा वो आपको बताएंगे भी। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की बात की हमने, तो ज़रा किसी ग्लोबल मार्केट के खास मेहमान से हम समझ लेते हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और आगे क्या ट्रैजेक्टरी दिख रही है तमाम ग्लोबल मार्केट्स की या फिर इंडियन मार्केट की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव अग्रवाल दूरदर्शी इंडिया फंड से, और ये हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से। तो खास मेहमान है हमारे साथ, और सुबह सुबह सर ने बहुत जो है वो समय निकाला है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश पर। और पहला सवाल मेरा आपसे इस युद्ध को लेकर ही है कि यूएस ईरान को लेकर जो टेंशन चल रही है, तमाम ग्लोबल मार्केट्स का मूड इसने ऑलरेडी बिगाड़ रखा है। आप गिफ्ट निफ्टी इस वक्त जो हम इंडिया में देख रहे हैं वो 160 अंक नीचे है, करीब करीब आधे % से ज्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। यूएस फ्यूचर्स में भी कमजोरी है, हालांकि वहां हल्की निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है यूएस फ्यूचर्स में। ओवरऑल मूड माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? ये एस्केलेशन आपको कितनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहां से, और कितना इंपैक्ट ये करेगी ओवरऑल ग्लोब पर? हाँ जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और आपके व्यूअर्स को। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए इस समय ईरान मेरे हिसाब से काफी वीक है, और मुझे लगता है कि गिवन कि उन्होंने टॉप लीडरशिप को काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया है यूएस और इजराइल के अटैक ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अटैक बहुत लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है कि हमें बातचीत करनी चाहिए नई लीडरशिप से। तो देखिए वो क्या होता है। और जैसे आपने बताया कि मार्केट इनिशियली जब ओपन हुआ था तो काफी नेगेटिव था और थोड़ी सी रिकवरी आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो वर्स्ट सिनेरियो था एटलीस्ट वो तो नहीं ट्रांसपायर हुआ है, कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन नहीं हुआ है, बिकॉज ईरान ने थोड़ी धमकियां दी है लेकिन बहुत ज्यादा वो इम्पैक्टफुल कुछ कर नहीं पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ वीक्स मैक्सिमम ये रहेगा, और उस समय तक इसका अल्टीमेटली कुछ सम सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन आ जाना चाहिए। तो ये मेरा इनिशियल व्यू है इसके बारे में। उम्मीद करते हैं राजीव कि कोई रेजोल्यूशन आ जाए। गुड मॉर्निंग, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जी हाँ, रिकवरी तो आई है, पर राजीव ऐसे में इंडिया पर क्या आउटलुक बन रहा है? क्योंकि देखिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कई सारी कंपनीज हैं जिनका एक्सपोजर कुछ इजरायली बेस्ड कंपनीज के साथ है, या फिर मिडल ईस्ट में एक्सपोजर ज़्यादा है, और उसमें हमारी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। कुछ कंसर्न्स ज़रूर खड़े हो जाते हैं कि इन्वेस्टर्स अब क्या करें, और साथ ही साथ लगातार इंडियन मार्केट्स में चाहे वो ट्रेड डील होने के बाद हो, बजट अनाउंसमेंट्स हो, ये मेजर इवेंट्स हमारे जा चुके हैं। इसके बाद इंडिया पर क्या फोकस होना चाहिए? कैसे इंडियन इन्वेस्टर्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं? हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कई अच्छे रिफॉर्म्स या अच्छी पॉलिसीज आई हैं, है ना? और वन ऑफ द रीजंस जो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, वो एक तो ये ईरान यूएस का चल रहा था इशू कि भाई ये क्या होगा। अब एटलीस्ट वी नो कि क्या होगा, तो जो अनसर्टेनिटी है वो टू सम एक्सटेंट धीमे धीमे रिजॉल्व हो रही है। और जैसे जैसे वो अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होती है, मुझे लगता है इंडियन जीडीपी अच्छा कर रही है, और जैसे इंडियन जीडीपी अच्छा करेगी तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट्स कंपनीज पे भी आएंगे, और कंपनीज अल्टीमेटली शुड डू मच बेटर। तो जैसे अभी तक हमने देखा लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं थी, सिंगल डिजिट थी, धीमे धीमे वो अब कैचअप हो रही है। तो जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स विल आल्सो डू वेल, और कंपनीज भी साथ के साथ इंप्रूव करेंगे जैसे अर्निंग्स आएंगी। सर एक सवाल मेरा आपसे क्रूड को लेकर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी उन्होंने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जो ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने एक टैंकर को अटैक भी किया है, तो उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि क्रूड पे भी देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में तो $82 के आसपास भी पहुंच गया ब्रेंट क्रूड जो है। अगर ये इम्पैक्ट बढ़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अगर क्लोज होता है, हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो एक तरह से इस वक्त जो है वो आवाजाही बंद है वहां पर। इसका कितना बड़ा असर आप होता हुआ देख रहे हैं, खासकर इंडियन मार्केट पर, एशियन मार्केट पर? क्योंकि एशिया की और इंडिया की सप्लाई जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट वो स्ट्रेट है, और 20% ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट होता है ऑयल का वहां से होता है। तो क्लियरली यदि वहां पे रेस्ट्रिक्शन आएगी तो वर्ल्ड सप्लाई की ऑयल की वर्ल्ड सप्लाई कम होगी, और क्लियरली प्राइसेस शूट अप करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही शॉर्ट टर्म में वो हो कि थोड़ा आवाजाही कम हो टैंकर्स की, लेकिन आगे चल के
जो अभी एटलीस्ट अभी तक जो लास्ट फ्यू डेज की डेवलपमेंट है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि नहीं, ऐसा कोई बड़ा स्ट्रिक्ट एडहियर नहीं कर पाएगी ईरान टू प्रिवेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रांसपोर्ट में, वहां से ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए, बिकॉज काफी हद तक पिन पॉइंटेड अटैक ईरान ने नहीं किया अभी। काफी ज्यादा वो अपने वेपन्स ऐसे ही अलग अलग जगह फेंक रहे हैं, बट पिन पॉइंटेड नहीं है। देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए इतना ज्यादा इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बियॉन्ड मे बी एक वीक के बाद शायद ना रहे। पर देख, ये सारी चीजें काफी अनसर्टन है जैसा आप कह रहे हैं, तो आई थिंक डेवलपमेंट हमें देखेंगे आगे क्या होता है और उसी बेसिस पे बता सकते हैं कि क्या होगा। इस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा लंबी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये क्लियर स्ट्रेटजी एडवाइस कि इस वक्त क्या हो सकता है, इम्पैक्ट का पूरा एनालिसिस राजीव सर की तरफ से। सर बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और यूएस पे इस वक्त रात होगी, इस वक्त आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको समझना ये जरूरी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट आपने समझ लिया, सेटअप क्या है, क्रूड को लेकर क्या इंपैक्ट है, यूएस ईरान वॉर से क्या चल रहा है वो आपने समझ लिया। इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे कितना होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, निफ्टी बैंक पर आप क्या करें, एफएनओ की क्यूज को कैसे रीड करें, और एफआईआई की जो बड़ी बिकवाली देखने को मिली है शुक्रवार को, उसका क्या इंपैक्ट और उसको कैसे रीड करना है, इस पर थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी कविता थपलियाल और तृप्ति उपाध्याय ने बात की ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट के साथ। आप इस बातचीत को सुनिए ताकि आपको यह अंदाजा लगे कि मार्केट में आपको आज कैसे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट को आज आपको नेविगेट करना है। इस बातचीत को सुनिए। दो चीज़ें हैं इसमें, मैंने ये कहा था जैसे कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है मोस्टली प्राइस्ड इन था पिछले हफ्ते पूरा, और हमने देखा कि थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट्स नरम रहे, और फ्राइडे को जो हमने शॉर्ट पोजीशंस देखी और ये गिरावट देखी और एफआईआई की देखी, उसे लार्जली प्राइस्ड इन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा था। दो चीज़ें थी कि ये होने वाला है। एक तो अगर हम अभी हाइंडसाइट में देखें तो इंडिया ने बोला कि अपने सिटीजन को ईरान से निकलने के लिए, थर्सडे फ्राइडे को चाइना ने बोला अपने सिटीजन्स को ईरान से निकलने के लिए, तो वो ऑलरेडी एक इंडिकेशन था कि ये एक्शन होने वाला है। अगर नेगोशिएशन होते या नहीं होते या सक्सेसफुल होते तो दूसरी बात थी, बट जिस तरह से ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था कि नेगोशिएशंस कॉल तो आते रहते हैं, बट जिस तरह से ट्रम्प का जो डिसीजन था कि नेगोशिएशंस उनके मुताबिक नहीं था, ये लग रहा था कि ये वीकेंड में होगा। और ट्रम्प जो है अपने जितने भी एक्शंस हैं, ऐसे जियोपॉलिटिकल एक्शंस जो हैं, वो ओवर वीकेंड लेते हैं। और हमने देखा क्योंकि वो एक मार्केट सेवी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो उनके जो जितने भी एक्शंस हैं वीकेंड में आते हैं, और उसके चलते हमने देखा कि फ्राइडे को शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी निफ्टी में ऐड हुई। और अगर हम बैंड भी, निफ्टी का बैंड भी देखें तो 25,000 का बेस दिख रहा है, और वो 25,500 के ऊपर तक जा रहा है वो बेस, तो वो भी एक चीज़ है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो एक चीज़ है, एक बताती है कि ये मार्केट में मार्केट थोड़ा सा इसको अब्जॉर्ब करेगा। एक है गोल्ड का जो क्लाइंब है, गोल्ड का क्लाइंब अभी भी ऑल टाइम हाई तक नहीं गया, इस इवेंट के बाद 2% ऊपर बढ़ा है। सिल्वर बढ़ा है, सिल्वर 98 के आसपास जा रहा है, बट उसका वो तो स्पेकुलेशन की वजह से जा रहा है, उसकी वजह से जा रहा है। दूसरी जो है क्रूड में जो डिस्ट्रप्शन है 8 से 10% बढ़ा है, वो मेनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रप्शन की उम्मीद है। हालांकि ईरान ने अपने स्टेटमेंट में कहा, या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकना नहीं, शिपिंग रोकना नहीं चाहते वहाँ पर, बट एक शिप में अटैक की वजह से बाकी सारे शिप्स वहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस सब कुछ प्रीमियम सब बढ़ जाता है, तो वो उससे हो जाता है। तीसरा जो है एशिया मार्केट को आप देखेंगे सारे नीचे गिरेंगे, क्योंकि लगभग 80 से 90% जो ऑयल है एशिया का वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हम भारत की बात करें तो हमारा लगभग 50% जो है वहाँ से आता है, जिसमें हम ऑयल जो लेते हैं सऊदी, इराक, यूएई, कुवैत, ये
4-5 कंट्री से हम 50% से ज़्यादा ऑयल लेते हैं, बट वहाँ पर भी हमारे पास ऑल्टरनेट रिसोर्स है, क्योंकि वो रेड सी के थ्रू आ सकता है। इराक और सऊदी अरेबिया का रेड सी के थ्रू आ सकता है, ओमान का गल्फ ऑफ ओमान से आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शंस होंगी, प्राइस इम्पैक्ट होगा, बट उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में। अब इसको अगर हम इंडियन मार्केट को में लेकर आए, तो इंडियन मार्केट में हम कहेंगे कि निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक में हमने देखा कि काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुए थे। आज निफ्टी ऑप्शंस का एक्सपायरी भी है, तो वो भी एक देखेगा। अगर मैं ये नहीं कहता कि मार्केट ज़्यादा गिरेगा यहाँ पर 25,000 टेस्ट करेगा। अगर वो टेस्ट करके वापस आएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर फिर कवरिंग आएगी थोड़ी बहुत। दूसरी जो चीज़ है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में हमको ऑयल की वजह से कुछ ऑयल कंपनीज में, ऑयल कंपनी की शेयर्स है, ऑयल डेरिवेटिव कंपनीज, ऑयल डेरिवेटिव मतलब कि जो प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट जो कंपनीज यूज़ करती है, उनमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा थोड़ा बहुत। और वो इम्पैक्ट 15 से 30 दिन का इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क चलता रहा। बट ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग तो है इन भारत के पास, और जो हम रिड्यूस कर रहे थे रशिया का क्रूड, वो हम वापस इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम रशिया से जनवरी के महीने में हमने लगभग 22% क्रूड तो वहीं से लिया है। हमने 33 से 22 कर दिया है, कम कर रहे हैं, हर महीने कम कर रहे हैं। हमें तो कम करने की हाँ, हमें कम करना था, बट ये जियोपॉलिटिकल रिस्क में हम वापस रशिया में जा सकते हैं, बिकॉज भारत का इंडिया का स्टैंड तो वेरी क्लियर है, जहाँ से क्रूड उनको एनर्जी सोर्सिंग मिले वो वहाँ से करेगा। और अभी तक इंडिया और यूएस का ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है। तो वो भी एक चीज़ है। तो ऐसे में अगर हम बढ़ा लेते हैं तो फिर कहीं ट्रम्प साहब ये ना बोलें कि आपने बढ़ा दिया। देखिए तो बढ़ाया कारण भी है, ट्रम्प ही कारण है उसके लिए। तो बट इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड को अगर हम देखें तो हम ट्रेड करेंगे, और यूएस और इंडिया का जब तक ये होता नहीं, और ये आई थिंक कुछ हफ्ते और महीने और लगेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रेड को डील को साइन करते हुए, तो यूएस भी समझेगा कि ये इम्पैक्ट है। आज के डेट में यूएस बोल रहा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद हो जाए, बट ये फैक्ट ये है कि एशियन कंट्रीज फिर अपना क्रूड करेंगी ना। तो ट्रम्प का एक ऑब्जेक्टिव है कि रिजीम चेंज ईरान में करना, जिसके तहत उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया, और पर रेजिम चेंज हो नहीं रहा है। सजीत सर, एक और सवाल है। देखिए, लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। पिछले 2 दिनों से जो सोशल मीडिया उस पर एक बाढ़ जैसी आ गई। हम देख रहे लगातार कि हम मंडे के जब मार्केट्स देखेंगे तो हो सकता है कि उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रेड में उन्हें दिखे। इस वक्त इन्वेस्टर्स को क्या सलाह होगी? कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पर हम ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ आज देखेंगे, या फिर कोई ऐसे भी सेक्टर्स रहेंगे जिनको थोड़ा सा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा इस सिचुएशन में? देखिए, भारत की तरफ से 2 या 3 अच्छे नंबर्स आए। एक तो जीडीपी का नंबर अच्छा आया फ्राइडे को, फिर जीएसटी का नंबर आया 1.83 लाख करोड़ जो ओवर द वीकेंड आया है, और फिर ऑटो नंबर्स भी डिसेंट नंबर्स आए हैं संडे को। ये 3 चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं जो हमारे अच्छे आए हैं। जीडीपी नए रिवाइज वर्जन में आया है, पर अच्छा नंबर आया है। 1.83 लाख जो जीडीपी है वो फरवरी के महीने का, जो कि एक्चुअली जो है देखा जाए जनवरी के महीने का है, जो फरवरी में हम लोग कंपनीज डिपॉजिट करती हैं। तो अब देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जीडीपी नंबर्स ऊपर आते जा रहे हैं, 1.83 लाख हो गए हैं अभी, और उसका मतलब ये है कि डिमांड सस्टेन कर रहा है, कंजम्पशन डिमांड। जो जीएसटी में जो रेट कट हमने देखी थी, जिसकी वजह से हमने एकदम गिरावट देखी जीएसटी में आपके अक्टूबर के महीने में, और फिर वो वापस वो बढ़ रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कंजम्पशन वापस आ रहा है। दूसरी बात जो चीज़ है कि आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रोथ जीडीपी Q3 के नंबर्स अच्छे थे, और तीसरी अगर हम देखें तो अभी फरवरी के जो ऑटो नंबर्स हैं मोर और लेस इन लाइन आए हैं, मतलब कोई गिरावट नहीं है। YOY भी देखे तो गिरावट नहीं है, इन लाइन एंटिसिपेशन के आसपास आए हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इस मार्केट के लिए। बट अगर हम निवेशक पिछले कुछ दिनों से अगर हम कर रहे हैं तो हम ये कहते आ रहे हैं पिछले हफ्ते से कि अपनी पोजीशंस को लाइट रखिए वीकेंड में जाते हुए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और आज भी हम देखेंगे कि कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट अपनी पोजीशंस को आगे लेके नहीं जाएंगे। आज एक्सपायरी
एक्सपायरी भी है क्योंकि कल छुट्टी है होली की, तो अब हम वेडनेसडे को आते हैं और थर्सडे को फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी आता है, तो हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत कवरिंग होगी। जो पिछले 2 दिन से जो हमने शॉर्ट्स ऐड होते हुए देखा है, क्योंकि एफआईएस भी देखें तो एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस अभी लगभग 92% हो गए हैं, मतलब लॉन्ग पोजीशन 18%, पहले 22 थे, 22 से सीधा गिर के 18 हो गए, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुए हैं। हमने देखा फ्राइडे को कि निफ्टी बैंक स्टॉक में शॉर्ट्स बहुत ऐड हुए थे, तो वहाँ पर भी हमने सेलिंग देखने को मिली। हाँ, फ्राइडे को ये भी था कि कुछ स्टॉक्स में ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली, जैसे कि आपके एल&टी फाइनेंस और एबी कैपिटल, बिकॉज एमएससीआई का रीजिक हो रहा था उसकी वजह से। बट बाकी अगर हम मोटा देखें तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमने थोड़ी सी बहुत शॉर्ट पोजीशन देखी। हाँ, एक नज़र रखिएगा कि मार्जिन ट्रेडिंग बुक कैसे चल कर रहा है आज के डेट में। आज अगर हम देखें तो आपका 1,14,000 करोड़ का मार्जिन ट्रेडिंग बुक है, और उसमें बड़े बड़े स्टॉक जैसे रिलायंस वगैरह हैं जिसमें मार्जिन ट्रेड काफ़ी 1,000 करोड़ के मार्जिन ट्रेड है। तो अगर सडनली कोई सेल ऑफ आता है, कोई स्टेटमेंट आता है दिन में, जिसकी वजह से मार्जिन ट्रेड ट्रिगर होता है, मार्जिन ट्रेड बुक में बेसिकली आपने उसको फाइनेंस किया हुआ है, पर उस फाइनेंस के अगेंस्ट आपने कोलैटरल्स दिए होंगे, तो अगर वहाँ पर बिकवाली होती है तो इसमें भी बिकवाली होगी, तो वो भी एक है, तो वो एक इम्पैक्ट है, उस पर नज़र रखिएगा बस। In association with CoinDCX, India का क्रिप्टो कोच। Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. जिंदगी में कुछ चीजें लाइफ लॉन्ग होती हैं, कुछ पल लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं। आशीर्वाद लाइफ लॉन्ग के लिए मिलता है, भरोसा लाइफ लॉन्ग ही किया जाता है। प्यार लाइफ लॉन्ग, साथ लाइफ लॉन्ग, पल लाइफ लॉन्ग। सच्चा प्यार तो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है ना। प्यार लाइफ लॉन्ग, साथ लाइफ लॉन्ग। हम अपनों की इज्जत भी लाइफ लॉन्ग ही करते हैं ना। कुछ रिश्ते भी लाइफ लॉन्ग के लिए रोशन होते हैं, जैसे टाटा पावर सोलर रूफ, बेस्ट क्वालिटी सॉल्यूशंस, लाइफ लॉन्ग सर्विस गारंटी और अनमैच्ड एक्सपर्टीज। ये ऑन तो क्वालिटी लाइफ लॉन्ग। Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. मेरी राजकुमारी पिछले 4 घंटे से सीख रही है कोरियन ग्लास स्किन। इस कोरियन को क्रिप्टो जैसा फ्यूचर फेसिंग इन्वेस्टमेंट समझना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। यही टाइम तू CoinDCX पे क्रिप्टो समझने में लगा ले तो मेरा चेहरा भी खिल जाएगा। क्रिप्टो नया है और उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका पुराना होना चाहिए, तो रिसर्च, अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट ऑन CoinDCX, इंडिया का क्रिप्टो कोच। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। और एक बार अब हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास, क्योंकि तमाम चीज़ें हो गई, मार्केट की डिस्कशन हो गई, मार्केट की स्ट्रेटजी क्लियर हो गई। अब हमारे मेहमानों का क्या कहना है, उन्होंने कैसे ट्रैक किया है इस वीकेंड की डेवलपमेंट को और मार्केट को आज वो कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंशुल जैन है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से, सौमिल मेहता हमारे साथ हैं मेरे एसेट शेयर खान से, और प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं PhD कैपिटल से। गुड मॉर्निंग आप तीनों को और बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया आप तीनों ने समय दिया। और शुरुआत में सौमिल आपके पास से करना चाहता हूं कि आपने ओवरऑल इस डेवलपमेंट को कैसे रीड किया है और मार्केट का क्या रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं तो 180 पॉइंट नीचे है, हालांकि हल्की रिकवरी आप यूएस फ्यूचर्स में अभी देखने को मिल रही है। 500 पॉइंट नीचे थे, वहां से अब 300 पॉइंट नीचे रह गए हैं। तो कैसे आप रीड कर रहे हैं इस ओवरऑल डेवलपमेंट को, मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे आज? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।
नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, that's for sure. फ्राइडे के सेशन में कुछ वेरी क्रूशियल लेवल्स नीचे की तरफ टूटे हैं, जो प्रीवियस स्विंग लोज थे अराउंड 25,300 25,350 के जो क्रूशियल लेवल्स थे वो नीचे टूटे हैं। प्लस जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था 25,250 का, उसके नीचे हम क्लोज हुए हैं, विच इज अ नेगेटिव साइन। कुछ ट्रेंड लाइंस थी उसके नीचे की तरफ क्लोज हुए हैं। द ब्रेकडाउन्स आर वेरी क्रूशियल, तो यहाँ से एक कॉशियस अप्रोच लेके चलेंगे। व्यू नेगेटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म, और मुझे लगता है कि अब नीचे में 24,800 24,600 के जो प्रीवियस स्विंग लोज थे वहां तक मार्केट जा सकता है। पहला टारगेट मेरा नीचे की तरफ 24,800 का होगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखेंगे। जो वीकर स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं उसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो वीकर स्टॉक्स हैं उसमें ध्यान रखेंगे। इस समय बहुत ज्यादा हैवी ट्रेडिंग ऑन द बाई साइड हम डेफिनेटली अवॉइड करेंगे, स्पेशली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। तो व्यू नेगेटिव रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। वेरी सिमिलरली बैंक निफ्टी में इस समय ऑन द फ्राइडे सेशन 20 डेली सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई, which is a negative sign again for the banking side. कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में थोड़े से नेगेटिव साइड पर हमें शार्प सेल ऑफ्स देखने मिले, सो थोड़ा सा अवॉइड करके चले। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल अगर मीडियम टर्म में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अवॉइड करके चले। जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 60,190 पे है, और उसके नीचे जो सपोर्ट है वो 60,000 के नीचे अगर जाता है तो इनफैक्ट इवन जो मीडियम टर्म के जो ट्रेंड लाइंस है वो भी नीचे में टूटेंगे। सो कॉशियस अप्रोच, वीकर स्टॉक्स को शॉर्ट करने की कोशिश करें। चलिए वीकर स्टॉक्स को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, पर जी हाँ आज मार्केट गैप डाउन के ही संकेत दे रहे हैं। ऐसे में मौके कहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स, कई सारे स्टॉक्स पर इस पूरी टेंशन का इम्पैक्ट रहेगा, वही सबसे बड़ा सवाल है और यही हम आज जानने की कोशिश भी करेंगे। पर निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं 24,800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि 100 में वॉच आउट करेंगे। पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि उनके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं, और हमारे सभी एक्सपर्ट्स को कहीं ना कहीं ये ध्यान होगा कि आज के सत्र में हम गैप डाउन ओपनिंग अगर हम करेंगे तो कहां पर फिर भी मौके मिलेंगे, यही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अंशुल जी, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज की आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कहां पर है? नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अभिषेक जी तो आज छुट्टी पे हैं। नमस्कार विकास जी। देखिए जैसे सजीत सर कह के गए 25,000 के आसपास से जो शॉर्ट पोजीशंस है वहां पे हल्की सी कवरिंग आ सकती है, तो मैं भी उसी फेवर में थोड़ा सा ज्यादा हूँ। 25,108 के अराउंड एक सपोर्ट है और 25,000 साइकोलॉजिकल और प्रीवियस स्विंग लो का सपोर्ट है। और FII डेटा देखेंगे तो फ्यूचर्स पे 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के 5,92,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो फ्राइडे ठीक ठाक शॉर्ट पोजीशंस गई हैं, मे भी एक अच्छा खासा गैप डाउन मिलता है सपोर्ट जोन में 25,108 के अराउंड, तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। तो वही कोशिश करेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स टिप पे मिलेंगे तो बाई करने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रल में बड़ा ब्रेकआउट था, लास्ट टाइम भी 1600 से हमने बाई दिया था, 1655 पे टारगेट अचीव हुआ था। डिप में ये स्टॉक वापस 1650 पे मिल जाए, 1667 की क्लोजिंग है, कंडीशनल बाई रहेगा। 1650 के अराउंड मिलता है तो बाई करके चलना है। 1630 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1680 का टारगेट रहेगा। दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है IDBI बैंक। 39 डेज का कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट 722 हफ्ते के प्रीवियस ब्रेकआउट के ऊपर है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न बन रहा है। ऑन द डिप्स अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलता है, ऑन द डिप 114 के अराउंड मिल जाता है, तो इस स्टॉक को लॉन्ग करके चलना चाहिए। 112 का स्टॉप लॉस रहेगा और 118 का टारगेट रहेगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर ऑन द डिप अगर मिलते हैं तो बाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स पे बाय करने की कोशिश आप ज़रूर करिए। IDBI बैंक यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई, और
एस्ट्रल यहाँ पर एक तरफा हमने रैली ज़रूर देखी है इस काउंटर की, पर जितनी भी चिंताएं चल रही हैं उसमें जो इनके कच्चे माल की लागत है वो बढ़ने की कहीं ना कहीं चिंताएं हैं। कुछ एक रिपोर्ट से ज़रूर बता रही हैं कि एस्ट्रल के लिए भी कुछ दिक्कतें आ सकती है, पर फिर भी अंशुल जी टेक्निकली इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। 1630 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1680 के टारगेट्स जो हैं आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। हो सकता है कि गैप डाउन खुले तो शायद आपको एक बड़ा रिटर्न यहाँ पर आते हुए मिले। बट प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, आपसे समझेंगे आपकी आज की स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं? जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको एंड विकास जी को, सारे पैनलिस्ट को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स मेरा है हमारे कंपनी का पोर्टफोलियो में नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ राय क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम, डू नॉट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली आज मेरा दो बाय करने का कॉल रहेगा, दो शॉर्ट करने का सलाह रहेगा। तो शॉर्ट करने का सलाह रहेगा एचपीसीएल को। एचपीसीएल का जिस अभी प्राइस चल रहा है, क्लोजिंग हुआ था ऑलमोस्ट 438 के रेंज पे। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का सिचुएशंस हो रहा है यहाँ पे हमें सेल करके जाना चाहिए। 415 का रहेगा टारगेट एंड 448 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। और सेकंड जो शॉर्ट करने का सलाह रहेगा वो है इंडिगो। इंडिगो का चार्ट भी हमने देखा है ओवर द टाइम, हमने देखा है लास्ट टाइम एक बड़ा क्रैक आया था, उसके बाद 5000 के ऊपर थोड़ा बहुत सस्टेन किया, लेकिन ओवर द मंथ 5000 कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। तो इंडिगो शॉर्ट करके जाइए 4650 के टारगेट के लिए। एक स्टॉप लॉस आप 4875 में मेंटेन कीजिए। और थर्ड जो बाई कॉल रहेगा वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी में मुझे लगता है कि एक बाइंग हमें यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 287 का टारगेट, 296 का सेकेंड टारगेट के लिए एक ओएनजीसी बाई करके जाइए। 271 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि इतना वॉर सिचुएशंस है तो डिफेंस से कोई बाई कॉल नहीं देंगे तो नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं एक डिफेंस से बाई कॉल है, कंपनी का नाम रहेगा बीडीएल। बीडीएल को बाई करके जाइए। 1315 का शॉर्ट टाइम के हिसाब से टारगेट है, 1315 में एक टारगेट सेट कीजिए और बाई करके जाइए। 1232 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। तो 4 पिक्स प्रदीप जी की तरफ से, 2 सेल की तरफ और 2 बाई की तरफ, और 2 अंशुल जी की तरफ से बाई की कॉल। अच्छा, आज सुबह की जब शुरुआत कर रहे थे तो उम्मीद थी नहीं कि बाई की कॉल्स आज देखने को भी मिलेंगी, लेकिन आ रही हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो निश्चित तौर पर रिसर्च जो है वो बहुत अलग अलग आयामों से करते हैं। सिर्फ एक हिस्से को लेकर नहीं चलते हैं कि यूएस और ईरान के बीच जो है वो युद्ध हो गया तो हर तरफ जो है वो सेलिंग कर दें। तो ये फायदा है तमाम एक्सपर्ट्स को इनवाइट करने का और उनके साथ डिस्कशन करने का। चलिए सौमिल के पास चलते हैं, उनकी पिक्स रह गई हैं। सौमिल, आपकी तरफ से ट्रेड के आइडियाज क्या हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए? The view is negative. There are a lot of stocks जो negative already downtrend में हैं, तो वैसे ही वीक स्टॉक्स मैंने चुने हैं। VBL जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे फ्राइडे के सेशन में एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पर सेल करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 462 पर और नीचे में टारगेट्स होंगे 430 पर। दूसरा कॉल होगा इंडियन होटल पर। इंडियन होटल में भी वेरी सिमिलर डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। 20-40 आवर्ली मूविंग डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है। यहाँ पर हम सेल करके चलेंगे। 685 पे एक स्टॉप लॉस रख के नीचे में 630 का एक टारगेट रखेंगे। इनफैक्ट ये और भी नीचे जा सकता है, तो मुझे लगता है कि ये एक मीडियम टर्म में एक सेल साइड बनता है। तो ये 2 कॉल्स इंडियन होटल के ऊपर और दूसरा जो है वो आपको मिला है VBL के ऊपर। ये 2 कॉल्स सेल कॉल्स आपको सौमिल मेहता की तरफ से। चलिए रचित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रचित खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं BNK कैपिटल से। बहुत स्वागत करते हैं उनका। रचित जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और मुझे याद है कि पिछले हफ्ते जब हम लोग आपसे बात कर रहे थे तो मैंने US ईरान टॉक्स के बारे में आपसे पूछा कि इसको आप किस प्रोग्रेस की तरफ देखते हैं, कैसे आप देख रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, क्या वो मामला वहाँ पे सुलझ जाएगा। तब आपने कहा था कि ये टॉक्स सही डायरेक्शन में जा नहीं रही हैं और हो सकता है यहाँ पे कुछ जो है वो नेगेटिव न्यूज़ आए। ये एक प्रेडिक्शन आपकी तरफ से थी और वो निश्चित तौर पे हमें देखने को मिल गया वीकेंड के दौरान, और वीकेंड के एक्शन की भी बात आपने कही थी। अब आगे डेवलपमेंट्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप, और ये कैसे आपने प्रिज्यूम कर लिया था कि चीज़ें ऐसी सही डायरेक्शन में जा नहीं रही हैं?
विकास भाई आपको गुड मॉर्निंग, सृष्टि मैम आपको गुड मॉर्निंग, मेरे को पैनल्स को गुड मॉर्निंग एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर देखिए, जियो पॉलिटिक्स को अगर बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे तो इट बिकम्स अ गेम ऑफ द पीपल हु आर प्लेइंग इट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आज के टाइम पिछले एक साल से जिस तरीके से ट्रम्प साहब की पूरी चीजें होती हुई हमने देखी हैं, एक कैरेक्टर हम समझ गए हैं उनका और वो किस तरीके से प्ले करते हैं ये समझ गए हैं। आप एक चीज देखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उस टाइम भी हमने क्लियर केस कहा था कि अभी ये अपने पूरे महकमे के साथ बैठे होंगे एंड ही विल बी प्लानिंग अहेड हाउ टू टेक द थिंग्स अहेड, कोई लीगल क्लॉज लगा सकते हैं या कुछ। और फिर हमने ये बात भी कही थी कि अगर उनको कुछ नहीं मिला सो द टारगेट इज वेरी इजी, ईरान टॉक्स फेल होंगी और उसके बाद अटैक होगा, सो दैट पूरा वर्ल्ड का एक जो शिफ्ट है वो वहां होते हुए दिखे। और यस वी वर एक्सपेक्टिंग कि ईरान पे अटैक होगा, बट ईरान का जिस तरीके से रिटेलिएशन आया है ये थोड़ा सा स्केरी बन जाता है। और हम ये समझ रहे थे कि ईरान पे अटैक होगा, ईरान थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले अपना करेगा। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए एक चीज बड़ी क्लियर हुई है कि मिडल ईस्ट पे जिस तरीके से ईरान ने हिट किया है दैट हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं ये सैटरडे को चालू हुआ था और सैटरडे को चालू होकर आज हम मंडे मॉर्निंग बैठे हैं, डी एस्केलेशन की न्यूज स्टेटमेंट कहीं से नहीं आ रहा है। अब मैं आगे नहीं डराना चाहूंगा बट मैं एक चीज वापस से बोल देता हूं, हो सकता है इस वीकेंड को अप्रोच करते करते वी माइट गेट इनटू अ सिचुएशन, हो सकता है कि इस वीकेंड में हमको ये न्यूज में मिल जाए कि नाउ रशिया एंड चाइना आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस वॉर। एंड व्हाई डू आई से सो, ईरान के लिए दोनों बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं और अब अगर ईरान प्रॉब्लम में आता हुआ दिखता है तो वहां से भी पार्टिसिपेशन हो सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा मेंटली और फाइनेंशियली अपनी पोजीशंस के साथ प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कमिंग बैक टू द फाइनेंशियल मार्केट्स, इस वीक के लिए 24,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर वो ब्रीच करता है आर एसओएस सपोर्ट विल बी 24,600। 24,600 को अगर ये इस हफ्ते किसी भी बड़ी न्यूज के साथ ब्रीच कर लेता है देन द पैनिक विल इंक्रीज और इलास्टिक इम्पैक्ट से हम इस साल में कुछ नए लेवल्स ही खोलते हुए दिख जाएंगे। थोड़ी कॉशियस अप्रोच के साथ हमें अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज ऐड कर देता हूँ सर, कंटिन्यूसली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि बैंक निफ्टी में मैं अब मंदा हूं। पहले हमने आईटी प्रिडिक्ट करी थी, उसके बाद बैंक निफ्टी प्रिडिक्ट करी थी, बैंक निफ्टी में हायर लेवल से सेलिंग भी आई है। एक कनेक्शन दे देता हूं सर, जब भी आप देखिए क्रूड ऑयल में एक अप ट्रेंड देखने को मिला है, पीएसयू बैंक्स में हेवी सेलिंग आती है, स्टेट बैंक पिछले हमने हफ्ते देख ही लिया था किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मैं बहुत डराने की बात नहीं कर रहा हूं बट जिस तरीके से क्रूड ऑयल अब बढ़ने वाला है इस वीक में कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट लेती हुई देखिए 58,600। So the picture that GIFT Nifty is showing is very different. The picture that we might witness in this entire week can be scary. थोड़ा सा संभल के रहेंगे चीज अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ आप अनुमति दे दो मैं कॉल्स भी दे दूं। बिल्कुल 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 रचित जी, निश्चित तौर पे आपकी कॉल्स भी चाहिए होंगी व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, तो कॉल्स के पहले क्योंकि प्रदीप भाई ने मुझे सुबह याद दिला दिया और प्रदीप भाई की बात से एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ विकास भाई, कि आप बोल रहे थे ना कि हमारे एनालिस्ट बाय कॉल भी लाते हैं सेल कॉल भी लेकर आते हैं। हमारे ये जो प्रदीप भाई है ये बंगाल टाइगर है और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कैलकाटा में जब अर्थक्वेक आया था ही वॉज देयर डूइंग द लाइव शो और प्रैक्टिकली देखा है कि इनका स्टूडियो हिल गया, सब कुछ हो गया, ही डिड नॉट लीव द शो और बैठ के इन्होंने पूरा अपना शो कंप्लीट किया है। सो यस ही इज अ बंगाल टाइगर। अर्थक्वेक में भी बैठ के ही वाज टॉकिंग अबाउट द मार्केट्स। तो ये मतलब आई डोंट नो, एक आदमी पैनिक हो जाता है एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं नथिंग डूइंग, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हूँ, अर्थक्वेक आ गया चला जाएगा, मैं मार्केट की बात करता हूँ। तो बंगाल टाइगर है साहब, ये तो करेंगे ये सब चीजें। उसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स हम आपके चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्किप दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अडानी पोर्ट की एक सेल कॉल है 1522 लेवल्स, स्टॉप लॉस 1560, टारगेट 1494 1424। इंडिगो की एक सेल कॉल है जो प्रदीप भाई और मेरी मैच कर गई वंस अगेन, 4830 चल रहा है, 4940 का स्टॉप लॉस, टारगेट 4700 एंड 4600। एक और कॉल मैंने ऐड कर दी थी क्योंकि इंडिगो की मैच हो गई थी। ऑयल इंडिया 483 लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा आपका 460 और टारगेट 502।
ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर 3 कॉल्स आती हुई फिलहाल रचित की तरफ से उन्होंने डिस्क्लोजर भी दिया और किस तरीके की दिलेरी प्रदीप जी ने दिखाई वो भी हमें बताया। बट देखते हैं कि आज किस तरीके का एक्शन रहता है। 3 कॉल्स आप ध्यान में ज़रूर रखिए। देखिए इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर सेल कॉल आती हुई प्रदीप जी और रचित जी की तरफ से, उसी के साथ ऑयल इंडिया पर एक खरीदारी की राय फिलहाल आज के सत्र में रचित की तरफ से आ रही है। बट अब चलिए स्वागत करते हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान का। हमारे साथ अब गौरांग शाह भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझते हैं कि क्या होनी चाहिए मार्केट पे रणनीति, कितना घबराना चाहिए ये पूरी वॉर की सिचुएशन से और कहाँ पर होंगे आपके लिए मौके। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। देखिए गौरांग सर, पते की बात तो ये है कि एक ये एनालिसिस भी है कि जितनी बार ऐसी वॉर की सिचुएशंस आई हैं मार्केट ने नियर मीडियम टर्म में एक अच्छा रीबाउंड भी दिखाया है। इस बार की सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में ऑलरेडी थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं, FIIs का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? क्या अब पूरी जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्रूड में उबाल, क्या थोड़ा सा अब सतर्क हो जाना चाहिए या फिर थोड़ी दिलेरी दिखानी चाहिए और कहीं पर मौके ढूंढने चाहिए फ्रेश निवेश के? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी, आपका ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से। ये जो लाल रंग खाड़ी में उड़ रहा है उसका अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो हमारे यहाँ पर त्योहार है होली का, तो मैं पहले होली की शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहूंगा। देखिए आपने पहले भी देखा है इस तरह की परिस्थिति जब भी उभरी है तो बाजार ने अपने आप को संभाला है। समय लगता है क्योंकि ये परिस्थितियां यानी ऐसी है सृष्टि जी जिस पर किसी तरह का आकलन या अनुमान लगाना मेरे ख्याल से वास्तविकता में संभव नहीं है। एक छोटा पहले डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे प्रातःकाल, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो शेयर बाजार में मैं ये मानता हूं कि आपको देखिए पहले तो जोखिम झेलने की क्षमता, दूसरा कभी कभी ऐसा होता है सृष्टि जी कि अगर आप बाजार जिस बहाव के साथ चलता रहता है और गिरावट में अगर आप थोड़ा बहुत हिम्मत करके साहस करके, मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं, मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो यही बाजार है जो आपको मौके देते हैं एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए एक तो कच्चे तेल का उबलना, मेरे ख्याल से कोई कल बता रहा था कि $100 तक जा सकता है, कोई बता रहा था कि $90 के ऊपर नहीं जाएगा, कोई बता रहा था कि बाकी अन्य खाड़ी देश ज्यादा उत्पादन करेंगे कच्चे तेल का, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो मुख्य यातायात मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 25% आवागमन होता है तेल का और नेचुरल गैस का पूरे विश्व भर में, तो ये शायद थोड़ी तकलीफ वाली बात हो सकती है, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को असर पड़ सकता है। 75% से ज्यादा हम आयात इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल और नेचुरल गैस, तो एक परिस्थिति हो सकती। दूसरी, जिस प्रकार से कल जो हुआ ओवरनाइट, जिस तरीके से बातें आई, और अभी मैं सुन रहा था मेरे ख्याल से कोई माननीय महोदय मंच पर बता रहे थे कि चाइना और रशिया भी इसमें कूदना चाहेंगे। मैं मानता हूं कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी ऐसे विकल्प या फिर ऐसे तर्क लगाना। मैं मानता हूं कि हाँ ये परिस्थिति कमजोर है, सुलझने के लिए समय लगेगा। ईरान के तरफ से सभी प्रकार के आक्रमण बाकी अन्य जो पड़ोसी देश है खाड़ी में वहां पर होने की संभावना है और वो हुआ भी है। तो एक बाजार में छोटी मध्यम अवधि की विचारधारा न रखते हुए अगर आप लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं तो एक बहुत बेहतरीन मौका है। मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, मेरे सिप्स चलते हैं सृष्टि जी, 5 सिप्स हर महीने डेबिट होते हैं मेरे बचत खाते में से। मैंने उनको तो जारी रखा है और अगर आज बाजार मौका देगा और अगर आज अनुकूल हुआ तो 3 बजे के पहले मैं कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा। ये डिस्क्लोजर है ब्लैंकेट मेरे तरफ से। तो आज बाजार गिरावट में मौके दे सकता है और निश्चित तौर पे जब भी बड़ी गिरावट आती है तो ही आपको मौके मिलते हैं, बस आपको थोड़ा
डेयर करना होता है, पेशेंस रखना होता है और एक आपकी विल पावर होनी चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करना है। मौके आपको अच्छे तलाशने होंगे और मौके तलाशने के लिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको मौके बताते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म के हों, चाहे वो शॉर्ट टर्म के पोजिशनल ट्रेड्स हों, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। लेकिन चलिए कुछ खबरों वाले शेयरों पर ज़रा नज़र कर लेते हैं, क्योंकि यूएस और ईरान के बारे में तो हमने बातचीत की, लेकिन एक्शन इसके अलावा भी होगा बाजार में उन शेयरों पर जिन पर शुक्रवार को 3:30 बजे बाजार बंद होने के बाद खबरें आई। मिताली हमारी सहयोगी हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गई हैं और वीकेंड के दौरान जितनी भी खबरें आई उसको उन्होंने इकट्ठा किया है आपके लिए और वो इकट्ठा करके आपके साथ जुड़ गई हैं। मिताली बताइए, गुड मॉर्निंग, कौन सी खबरें हैं जिन पर नजर रखनी है, हमें लिस्ट में हमें रखना है, जिन पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स की अगर हम बात कर ले तो आज आपके फोकस में रहेंगे OMCs जैसे कि HPCL, BPCL, IOCL, साथ ही पेंट्स की कंपनी एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक और टायर्स की कंपनी अपोलो, MRF, सीएट, एविएशन की कंपनी इंटरग्लोब, ये सारी कंपनीज के लिए नेगेटिव ट्रिगर है क्योंकि क्रूड प्राइसेस करीबन 4% ऊपर है। साथ ही पॉजिटिव भी रहने वाली है ये क्रूड प्राइसेस की तेज़ी, ONGC और ऑयल इंडिया भी रहना चाहिए आज आपके फोकस में। साथ ही वीकेंड पे हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स ने अपने नंबर्स जारी किए बिजनेस अपडेट्स के दौर पर और पैसेंजर व्हीकल्स में हम देखें तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिला है 11% से। M&M ऑटो में भी करीबन 7% का डिक्लाइन दिखाया है मंथली बेसिस पे। Hyundai और मारुति की बात करें तो वहाँ पे 10% का डिक्लाइन उनकी मंथली वॉल्यूम में देखने को मिला है। अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिहाज से बात करूँ तो आयशर मोटर्स में करीबन 6% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन दिखाया है। टाटा मोटर्स की CV वाले पार्ट में करीबन 3% की ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नजर आई है। टू व्हीलर के व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे आयशर मोटर्स में करीबन 3% का डिक्लाइन है। TVS मोटर्स ने हालांकि 3% की ग्रोथ वॉल्यूम्स में रजिस्टर करी है। हीरो मोटर्स की जो ग्रोथ है वो फ्लैटिश तौर पर देखने को मिली। ट्रैक्टर्स की अगर बात करें तो एस्कॉर्ट्स में करीबन 6% की मंथली ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। वही M&M ट्रैक्टर्स ने 16% का डिक्लाइन इस महीने में डिक्लेयर किया है। इसके अलावा आज फिनो पेमेंट्स बैंक भी रहना चाहिए आपके रडार पे। कंपनी के CEO और MD को 27 फरवरी को अरेस्ट कर दिया गया, मिस्टर ऋषि गुप्ता को। इसके साथ ही RBI ने टाइमलाइन दी है करीबन 18 महीने की, जिसके तहत फिनो पेमेंट्स बैंक को फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी रहना चाहिए आपके रडार पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर, कंपनी ने ब्रिगेड स्टेलरिस लॉन्च किया है जी। एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है चेन्नई में और इसकी GDV का जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो करीबन 1700 करोड़ रुपए के आसपास है। साथ ही आज HG इंफ्रा इंजीनियरिंग पे भी अपनी नज़र बनाए रखिएगा। कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है NHAI से, करीबन 1582 करोड़ रुपए का एक हाईवे प्रोजेक्ट उन्हें एस्टैब्लिश करना है ओडिशा में। निवाबूपा हेल्थ केयर के लिए एक नेगेटिव खबर, कंपनी को शो कॉस्ट नोटिस मिलता हुआ नजर आ रहा है बिजनेस और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स रिलेटेड। साथ ही IRDAI ने भी एक लेटर ऑफ एडवाइस जो है वो कंपनी को कंप्लायंस मेजर्स के तहत इशू किया है। रेन इंडस्ट्रीज ने अपने नंबर्स जारी किए, नंबर्स न्यूट्रल साइड पे देखने को मिले। रेवेन्यू करीबन 17% उठता हुआ नजर आया। वही एबिटा में 45% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करी है। एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए नजर आए, 9.4% से बढ़कर 11.64% पे देखने को मिल रहे हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जो 133 करोड़ का लॉस था पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो अब कन्वर्ट होकर करीबन 38 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार रिकॉर्ड किया है। साथ ही औरोबिंदो फार्मा को भी रखेगा आज अपने फोकस में। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर, US FDA ने जो इंस्पेक्शन किया था कंपनी के अगेंस्ट, उसकी जो सब्सिडरी है यूगिया फार्मा, उसके अंदर कुछ 4 ऑब्जर्वेशन सामने आई है और ये ऑब्जर्वेशन 27 फरवरी 2026 को सामने आई थी। साथ ही वेदांता के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर, कंपनी को एक प्रेफर्ड बिडर डिक्लेयर किया गया है। एक बॉक्साइट ब्लॉक है उड़ीसा में, उसके लिए कॉम्पिटिटिव ऑक्शन था, उसके तहत कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ तमाम खबरों वाले शेयर जिनको रखना चाहिए आज अपने फोकस में। बिल्कुल, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है और सारी ये खबरों वाली शेयर जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। हम इन पर एक एक करके राय भी लेंगे, हमारे मेहमानों से पूछेंगे भी कि क्या करना चाहिए आपको, क्या ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन एक काम करते हैं, आपको लगे हाथ ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी बता देते हैं। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट लेकर रोज की तरह हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति बताइए, ब्रोकरेजेस की नज़र कहाँ पे है, किन शेयरों पर उनकी राय आई है आज?
बिल्कुल विकास, और देखिए शुरुआत कर लेते हैं अमेरिका इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया है। खबरें तो सबको पता ही है, अब ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। एनटी की रिपोर्ट आई है यहाँ पर, तो वो देखिए बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि बाजार का फोकस एआई की चिंताओं से हटकर कच्चे तेल की कीमतों पर आ गया है। ब्रेंट क्रूड एक तिमाही में देखिए 80 से $85 पर बैरल औसत रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर लंबे समय तक कच्चे तेल के दाम ऊपरी स्तर पर रहते तो इक्विटी बाजार के लिए बड़ा जोखिम साबित होगा। ओएमसी, सीजीडीएस, पेंट्स, एग्रोकेमिकल्स और बिल्डिंग मटेरियल और टायर सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही अपस्ट्रीम कंपनियों को यहाँ पर फायदा भी हो सकता है। एलारा ने भी यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है और ये देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड यहाँ से 90 से $85 पर बैरल तक जा सकता है, उससे ज़्यादा भी कीमतें जा सकती है। वहीं सोने में भी इन्होंने अपना अनुमान जारी किया है, $6000 पर ऑन्स के ऊपर सोने की कीमतें जाती हुई नजर आ सकती है। संघर्ष अगर बढ़ता है देशों के बीच तो यहाँ पे देखिए रुपया भी $92 या उससे पार जाने का जोखिम बढ़ा हुआ रहेगा। कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए मिडिल ईस्ट में ऑर्डर बुक हिस्सेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए वोल्टास, केसी इंटरनेशनल, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर 17 से 41% के बीच है। साथ ही एलएनटी का एक्सपोजर 37% तक यहाँ पर बना हुआ है, जिसके चलते इन कंपनियों पर नजर रहेगी। ओएमसी, सीमेंट, ऑटो, कैपिटल गुड्स और एविएशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट। अपस्ट्रीम एनर्जी कंपनियां, प्रेशियस मेटल्स और घरेलू मांग बेस्ड सेक्टर जैसे कि बैंक और स्टेपल्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कोल इंडिया पर अपनी रिपोर्ट जारी की, इक्वल वेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य देखिए 410 रुपये का यहाँ पर दिया है। फरवरी में ऑफटेक में 1.5% की यहाँ पर 1.5% होता हुआ नजर आया, जबकि प्रोडक्शन यहाँ पर करीब 0.7% बढ़ा है। थर्मल पावर डिमांड जो देखिए 2% तक घटती हुई नजर आई। पिछले साल ये डिमांड में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पावर प्लांट्स पर इन्वेंट्री 19 दिनों पर पहुंच गई है, जो कि जनवरी में 18 दिन थी और कमजोर वॉल्यूम के चलते Q4 के आय अनुमान में यहाँ पर कटौती की गई है। HDFC सिक्योरिटीज ने इप्का लैब पर अपनी रिपोर्ट दी है। बाय की रेटिंग है, 1750 रुपये का लक्ष्य। गोवा स्थित यूनिकेम प्लांट में 35 से 40% की क्षमता पर यहाँ पर काम कर रहा है। एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए रैंप अप आगे जाकर जरूरी होगा। यूएस बिजनेस 15% की ग्रोथ के साथ 41.4 बिलियन पर यहाँ पर आता हुआ नजर आया, जिससे मार्जिन्स में आगे सुधार की उम्मीद है। अमेरिका में हर साल 5 से 6 लॉन्च अब कंपनी करेगी। एंटी डायबिटिक और कार्डियक पर अब कंपनी का फोकस रहने वाला है। साथ ही FY25 से 28 तक 23% EPS कैगर की उम्मीद है। लास्ट में बात करेंगे कमिंस की। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर बाय रेटिंग दी है, 5500 रुपये का लक्ष्य दिया है। पावरजेन डिमांड काफ़ी मजबूत है। साथ ही डेटा सेंटर्स अब आगे कंपनी के मुख्य ग्रोथ ड्राइवर रहने वाले हैं। सुस्त कैपेक्स और मानसून के असर के बाद अब इंडस्ट्रियल डिमांड में यहाँ पर देखिए ग्रोथ संभव है, सुधार दिखता हुआ नजर आया है। ऊंचे इंस्टॉल्ड इंजन बेस के कारण डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में तेजी संभव है। Q4 की बात करें तो यहाँ पर अब एक्सपोर्ट्स सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। FY25 से 28 के रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ का अनुमान है और FY28 तक मार्जिन्स में 21% की ग्रोथ ये आते हुए देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तृप्ति, तमाम इन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स को हमारे सामने रखने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इकट्ठा करके लाने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के उस पार इन तमाम खबरों वाले शेयरों पर, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के ऊपर हमारे मेहमानों से राय लेंगे और आपके लिए पूरे मार्केट के ओपनिंग के एक्शन की तैयारी करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इन एसोसिएशन के संकेत हैं, ऐसे में वॉर से रिलेटेड चिंताएं बरकरार है। सोने चांदी में उछाल है और क्रूड में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कहां पर है आपके लिए मौके। हमने ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी अभी तक फिलहाल आपके सामने जरूर रखी हैं, जहां पर आज खास तौर से कई सारे काउंटर्स, क्रूड लिंक काउंटर्स में जो है इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंपनीज क्या करेंगी, ONGC, ऑयल इंडिया में किस तरीके का उछाल आएगा, साथ ही साथ रिलायंस में भी अगर कोई मूवमेंट आता है तो उसको ट्रैक करना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फाइनेंशियल्स पर भी आप रखेंगे नज़र और साथ ही साथ कई सारी और कंपनीज हैं क्रूड रिलेटेड, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन में गिरावट आ सकती है। डिफेंस काउंटर्स कैसा कर सकते हैं, तो आज लिस्ट काफ़ी लंबी है जहां पर दिखेगा एक्शन। हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, एक एक करके क्विकली कुछ काउंटर्स पर उनसे राय लेते हैं और
L&T भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि आप देखिए L&T की मेजॉरिटी ऑर्डर बुक जो है वो फिलहाल मिडिल ईस्ट से आती है। 40% से ज़्यादा तक ऑर्डर बुक जो है मिडिल ईस्ट का एक्सपोजर रखती है। और आमतौर की बात इससे हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि आगे चल के जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है उस पर भी थोड़ा सा सवाल ज़रूर खड़ा होता है। अब कितनी देर तक ये चिंताएं चलेंगी वो सबसे बड़ा सवाल है। बट जी हाँ, आज शायद कुछ इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिले। अब देखिए जो फर्स्ट टिक आपके सामने आए हैं 10% तक की गिरावट है, बट हम इसको सेटल ज़रूर होने देंगे। देखते हैं कहाँ पर ये सेटल होता है, कहाँ पर शुरुआत होती है। एक बार सौमिन आपसे जानना चाहेंगे, देखिए L&T दिग्गज है, अब ये टेंशन्स कंटिन्यू होंगी या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है, बट आप कैसे देख रहे हैं, अहम सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं L&T के लिए? See, L&T is already in the uptrend, एक uptrend में है। It's a large cap, बहुत ही अच्छा स्टॉक है टू बी इन द पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। और मुझे लगता है इन द लॉन्ग टर्म रन में यहाँ से बहुत ही अच्छा कर सकता है। प्रोबेबली अराउंड अगर हम एक डेढ़ साल की बात करें तो यहाँ से इनफैक्ट इवन 4,700 4,800 तक ये स्टॉक जा सकता है। नाउ इन द वेरी शॉर्ट टर्म, यस देयर इज पेन। हमने लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देखा है कि थोड़ा सा सेल ऑफ आया है और नीचे में मुझे लगता है कि 4,100 पे पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अराउंड 3,850 पे है। तो ये एक सेल ऑफ हमें देखने मिल सकता है। The run which we have seen in the last 6 months, 3,000 रुपए से ऊपर में 4,500 गया, तो अब ये पूरी की पूरी रैली का एक रिट्रेसमेंट हो रहा है और मुझे लगता है कि 3,800 3,850 के लेवल्स तक ये आ सकता है, which is 200 डेली मूविंग एवरेज, and that will be a buying opportunity for a long term traders, long term investors। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की या मीडियम टर्म में ट्रेड करने की कोशिश ना करें। इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक। तो चलिए एक पोर्टफोलियो स्टॉक और देखते हैं कि आज किस तरीके का एक्शन रहता है। एक लॉन्ग ट्रेंड में जो है ऑलरेडी ये पर्टिकुलर काउंटर दिखाई दे रहा है। बट इसके अलावा देखिए ऑयल रिलेटेड कंपनीज पर तो हमने चर्चा की ही, बट साथ ही साथ आज ऑटो काउंटर्स पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आए हैं उनमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। कुछ एक कंपनीज जिनके आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं उसमें टू व्हीलर काउंटर्स लीड कर रहे हैं। टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प के नाम शामिल ज़रूर हैं और वो ये कंपनीज भी हैं जिनका हीरो मोटोकॉर्प का तो देखिए मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर इतना नहीं है, बट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन में टीवीएस मोटर्स का एक्सपोजर ज़रूर है, तो शायद वहां से उसका एक इम्पैक्ट जरूर आता हुआ दिखे। अंशुल, क्विकली ये दोनों ही काउंटर्स पर आपसे राय समझना चाहेंगे। टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे? देखिए टीवीएस मोटर में तो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। फ्रेश बाय के लिए आज से थोड़ा सा लेट है। ऑन द डिप्स अगर कहीं 10 वीक मूविंग एवरेज मिलता है 3760 3780, वहां पे फ्रेश बाइंग कंसिडर करेंगे। बट हीरो मोटोकॉर्प फ्लैग का ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश कर रहा है। फ्राइडे भी हमने डिस्कस किया था, थर्सडे भी, कि फ्रेश बाइंग 57-77 के ऊपर बनना चाहिए। उस केस में 62 66 और फिर 7,000 तक का टारगेट बनेगा। तो बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रक्चरल बुल रन में है, नियर ब्रेकआउट लेवल्स हैं, इन पे पूरा फोकस होना चाहिए। हर डिप में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब तक स्ट्रक्चर में कोई डेंट नहीं आ रहा है, डिप्स यूज करना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर सपोर्ट के आसपास मिलता है 5370 तो भी बाई है, 5777 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो भी बाई है। बिल्कुल। चलिए, ये राय हो गई आपकी ऑटो सेक्टर के शेयरों पर। लेकिन एक राय क्रूड से रिलेटेड शेयर्स पे मैं गौरांग सर से चाहता हूं, क्योंकि आज ओएमसीज के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा, पेंट कंपनियों के लिए नेगेटिव होगा, टायर कंपनियों के लिए नेगेटिव होगा, जिनके लिए भी क्रूड एक रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट है, उनके लिए नेगेटिव होगा आज। तो आज गिरावट वहां देखने को मिल सकती है। इस गिरावट में करना क्या है? क्या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, अच्छे शेयर्स खरीदने हैं? और गौरांग सर को कोई शेयर पसंद हो तो वो भी बता सकते हैं। सर बताइए, क्रूड की वजह से आज जो गिरावट आएगी उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए व्यूअर्स को? देखिए, जाहिर है विकास जी के जो उबाल कच्चे तेल में आज हम देख रहे हैं और शायद आने वाले भविष्य में भी देखेंगे, उसको लेकर के अनिश्चितता का वातावरण पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। अब ये निर्भर करता है आने वाले भविष्य में कि यहाँ पर जाकर के कच्चे तेल के दाम रुकते हैं और उसका असर
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कितना पड़ता है। तीसरी बात, सरकार किस तरीके से सहायता करेगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अगर कुछ परिस्थितियां काबू नियंत्रण के बाहर चली गई तो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हाँ, और दूसरी वास्तविकता ये भी है कि सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है इस सब कंपनियों में। रन रेट अगर आप डिविडेंड की देखें तो करीबन औसतन 20% का डिविडेंड का रन रेट आता है। तो लंबी अवधि के लिए एज अ डिस्क्लोजर ये तीनों पर ही हमारी खरीदारी की राय है। टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और कुछ हद तक उड़ान क्षेत्र। अब उड़ान में हमारे लिए तो एक ही प्राथमिक कंपनी है, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, जहां पर खरीदारी की राय है। तो और एक तर्क है कि शायद एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम ऊपर जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं, ना तो सरकार की तरफ से आज सुबह ना ऐसा मैंने कोई टिप्पणी पढ़ी है ना, मगर एक डर और चिंता का वातावरण है क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में जो हवाई यातायात होती है वहां पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि पूर्ण खाड़ी देश जहां पर भी है मिडिल ईस्ट में वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है। अब इसका असर न सिर्फ इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो लेकिन बाकी सब एयरलाइंस को भी भरना पड़ेगा क्योंकि दे हैव कैंसिल्ड, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी इन्होंने। लेकिन लंबी अवधि के लिए सबसे बड़ी एयरलाइन है इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर खरीदारी की राय है। पेंट कंपनी का मैंने जिक्र किया तो वहां पर एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। और मैं ये भी मानता हूं कि ये शायद ये जो आग भड़क रही है और ईरान के तरफ से उस आग में तेल के टैंकर्स डाले जा रहे हैं ताकि आग और भड़के, परिस्थिति आने वाले कुछ दिनों तक बहुत ही गंभीर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये पहले कुछ दिनों के बाद जो अनिश्चितता का वातावरण है उसके बाद परिस्थिति सुधरती हुई नजर आएगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, अनुमान लगा के चलता हूँ। तो जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में टिप्पणी करी, इन सब खरीदारी का मौका है लंबी अवधि के लिए, आपको अच्छे मूल्यांकन पे अच्छे शेयर निवेश करने के लिए मिल रहे हैं तो आप वो मौका क्यों चूक रहे हैं। हाँ, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, लेकिन अपनी जोखिम झेलने के हिसाब से कम 15, 20, 25, 30% जो भी निवेश करना है आपको, उतनी पूंजी तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं धीरे धीरे करके। बिल्कुल, तो ये राय तमाम उन शेयरों पर जो क्रूड से कनेक्टेड हैं। चलिए और कुछ खबरों वाले शेयरों पर ज़रा राय लेते हैं। एक खबर आई है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को लेकर, इन्होंने एक बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है और उसका जो ग्रॉस वैल्यू है ना, जीडीवी जो उसको कहते हैं ना, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, वो 1700 करोड़ का है। तो काफ़ी बड़ी वैल्यू के साथ ये प्रोजेक्ट है इनका। इस पर एक राय लेते हैं सौमिल से। सौमिल, ब्रिगेड के ऊपर ज़रा एक बार चेक कीजिए, कुछ राय बनती है कि आपको 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। ब्रिगेड ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, इट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हम देखें अर्ली मिड 2025 से ये 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अब इन द लास्ट 6 months या probably in the last 4 to 5 months, lower top lower bottom formation on the monthly charts, weekly charts हैं, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, ट्रेंड डाउन है। सो इसे मैं वीक स्टॉक गिनूंगा और यहाँ से मुझे लगता है कि और भी नीचे के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बहुत ही क्रूशियल लेवल्स यहाँ पे टूटे हैं ब्रिगेड के लिए, तो नीचे में मुझे लगता है कि 578, 570 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो दीज आर माय लेवल्स इन द मीडियम टर्म आउटलुक। शॉर्ट टर्म में बाउंस आ सकता है लेकिन द बाउंस वुड नॉट सस्टेन अबव 750। तो 750 एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा और मुझे लगता है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। चलिए, ब्रिगेड यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, इस काउंटर पर रखेंगे नज़र। पर आज डिफेंस काउंटर्स पे भी फोकस रहेगा। देखिए, बीडीएल पे हमारे एक एक्सपर्ट की कॉल थी, पर साथ ही साथ बीईएल, इनका भी कुछ इजरायली कंपनीज के साथ जो है करार ज़रूर है। और आमतौर पे हम देखते हैं जो वॉर टाइप सिचुएशंस रहती हैं, ऐसे में जितनी भी डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स रहते हैं उनके लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव ये पूरा सिनेरियो माना जाता है। गौरांग सर, डिफेंस क्षेत्र से कौन से कंपनीज टॉप बेट रहेंगी फिलहाल आपकी? सृष्टि जी, मैं मानता हूं कि ये पूरा रक्षा क्षेत्र जो है वो काफी हद तक और काफी लंबे समय तक चर्चा में तो रहेगा ही और खरीदारी की सूची में भी रहेगा। और हमने पहले भी हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश और आपके सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर एक राय दी है रक्षा क्षेत्र को लेकर के, अगर आप मन बनाते हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया रखें क्योंकि ऑर्डर बुक जमीनी स्तर पर कामकाज करने के लिए उतना समय लगता है। बीईएल, मजगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड,
एक कंपनी है MTAR टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर ये सब इन सब कंपनियों पर एज ए डिस्क्लोजर खरीदारी की राय है। इसके अलावा और भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं सृष्टि जी, ये मैं कोई राय नहीं दे रहा, एक उदाहरण दे रहा हूँ कौन सी कंपनियां सक्षम और मजबूत है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, भारत डायनामिक्स है, दो निजी क्षेत्र की कंपनियां जो रक्षा क्षेत्र में योगदान दे रही है, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, जिसका जिक्र अभी मेरे ख्याल से आपने आपके सहयोगी ने किया, वो L&T, और दूसरी कंपनी है भारत फोर्ज। तो ये दोनों ही निजी कंपनियों पर खरीदारी की राय है और मैं मानता हूं कि ये परिस्थिति एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर सकती है डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को। डिफेंस काउंटर्स पर आज के लिए रखेंगे नजर। भारत फोर्ज और HAL, BDL, BEL जैसी कंपनीज पर आज के सत्र में फोकस ज़रूर रहेगा। बट कच्चे तेल में उबाल से कहीं ना कहीं जो पेंट रिलेटेड कंपनीज हैं उनके लिए फिर से रॉ मटेरियल और ग्रॉस मार्जिन हिट का खतरा बढ़ जाता है। एशियन पेंट्स और कंसाई नैरोलैक के काउंटर्स पर खास तौर से फोकस रखेंगे। और अंशुल जी, ये काउंटर्स तो ऑलरेडी गैप डाउन के इंडिकेशंस दे ही रहे हैं। 3-4% की कमजोरी के बावजूद क्या आपको लगता है और भी गिरावट हावी हो सकती है? क्या इतने वीक लग रहे हैं चार्ट्स पे? देखिए चार्ट्स पे ऑलरेडी काउंटर्स बहुत वीक है। कंसाई नैरोलैक देखेंगे तो 54% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से 267 वीक्स में। इंडिगो पेंट्स का भी वही हाल है। केवल और केवल एशियन पेंट्स है जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गिरावट के बाद तेजी से बाउंस बैक आ सकता है। तो अगर कहीं भी वापस प्रीवियस स्विंग लो 2306 के आसपास किसी तरह का बुलिश रिएक्शन मिलता है एशियन पेंट्स में, तो इकलौता यही है पेंट काउंटर से जो हम ट्रैक कर रहे हैं, जहां पे हम बाइंग इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। तो 2300 का लेवल है। अगर कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो एशियन पेंट्स के पास हम बाई करने की कोशिश करेंगे, नॉट इमीडिएटली, बट बुलिश एविडेंस मिलता है तो जरूर ट्राई करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए कोई बुलिश इंडिकेशन मिलता है तभी जो है ऊपर जाएंगे। पर अब चलिए 9 बज चुके हैं, क्विकली चलते हैं हमारे सहयोगी रविंदर के पास, जो कि नवरत्न लिस्ट की स्टॉक्स लिस्ट को लेकर हमारे साथ मौजूद है। रविंदर, बताइए। जी बिल्कुल, आज के नवरत्न में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रूड रिलेटेड जो स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि पेंट्स, टायर्स एंड जो OMCs कंपनी आज नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर क्रूड ऑयल में जो है 4% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसके चलते। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पर गोदावरी पावर भी फोकस में सकता है, जहाँ पर कंपनी अपने स्पॉन्ज आयरन डिवीजन में कैपेसिटी जो है 5,94,000 MTPA से बढ़ाकर जो है 6,50,000 MTPA करने वाली, जिसके चलते ये भी फोकस में सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर गेल भी फोकस में सकता है, जहाँ पर बोर्ड ने जो है महाराष्ट्र में 178 मेगावाट ग्रीनफील्ड विंड प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिसका इन्वेस्टमेंट जो है 1736 करोड़ का रहेगा, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। ब्लू जेट हेल्थ केयर की बात करते हैं, यहाँ पर कंपनी जो है विशाखापट्टनम में फेज 1 स्टार्ट विशाखापट्टनम प्लांट का जो है फेज 1 स्टार्ट कर दिया कंपनी ने, जिसके लिए बोर्ड ने जो है 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूवल दे दिया, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पर प्रिज्म जॉनसन, यहाँ पर बोर्ड ने जो है रहेजा QB जनरल इंश्योरेंस में अपनी 51% की स्टेक को जो है QB होल्डिंग को सेल किया 324 करोड़ में। L&T की बात करें तो यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसके चलते आज L&T भी फोकस में सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपोजर है वहाँ पे L&T पे मिडिल ईस्ट पे ज़्यादा है, जिसके चलते भी फोकस में सकता है। टाटा मोटर्स CV की बात करें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स ने जो यहाँ पे VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन किया, जिसके चलते भी फोकस में सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर ग्रो, यहाँ पे UBS ने जो इनिशिएट किया कवरेज न्यूट्रल रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो 185 का रखा है। बिल्कुल, तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं, 9 स्टॉक्स जिन पर आपको नजर रखनी है। लेकिन अब आप देखिए मार्केट की ओपनिंग की तैयारी हो रही है, 20 सेकंड ही बचे हैं सिर्फ। आप देखिए अगर भाव भी तो आपको करीब करीब 2% की गिरावट के साथ निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। 500 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी के खुलने के संकेत मिल रहे हैं। 24,650 के आसपास के भाव इस वक्त निफ्टी के दिख रहे हैं। अगर आप उसके अलावा निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां गिरावट थोड़ी ज्यादा है, 2.25% की गिरावट के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं, 1200-1100 अंकों की गिरावट के साथ। चलिए मार्केट की ओपनिंग हो गई है, आपके लिए पहले लेवल्स लेकर आते हैं। आप देखिए मार्केट में इस वक्त जो गिरावट है वो 1.25% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी जो है वो 24,900 के आसपास खुला है, तो कमजोरी के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। शुरुआत जो है वो कमजोरी के साथ ही हुई है निफ्टी की, और जो है वहां से बढ़ती हुई दिख रही है कमजोरी। आप देखिए अब 24,900 के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है जो है निफ्टी बैंक। आपको दिख रहा है 1% कमजोर, 500 अंकों की गिरावट यहां भी देखने को मिली है। तो जो प्री ओपन के लेवल्स थे वहां से तो निश्चित तौर पे कम गिरावट है, आपको ये देखने को मिलेगा। 1.25% की गिरावट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां हो रहा है, आप निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। गेनर्स में आपको ONGC दिखेगा, BEL दिखेगा, जो टॉप गेनर्स में होंगे। ONGC निश्चित तौर पे अपस्ट्रीम कंपनी है, तो क्रूड के प्राइसेस के बढ़ने का इसको फायदा मिलेगा और वो आपको टॉप गेनर्स में दिखेगा। आप टॉप लूजर्स में अगर देखेंगे
तो आपको दिखेंगे इंटरग्लोब, एल&टी, अदानी पोर्ट्स। तो ये इंटरग्लोब तो निश्चित तौर पे आप इसलिए क्योंकि अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इनके लिए एटीएफ के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और उसका नेगेटिव इंपैक्ट इन पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप देखिए तमाम ओएमसी शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां क्या एक्शन देखने को मिल रहा है एक बार वो देखिए। ओएमसीज में आप देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों जो है वो 3 से 5% की बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ने का नेगेटिव इंपैक्ट इन कंपनियों पे देखने को मिल रहा है। जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उसमें ऑयल इंडिया को आप स्क्रीन पर लेकर आइए, 2.5% की तेजी वहां आपको देखने को मिलेगी। टायर कंपनियों के स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिन पर क्रूड के जो प्राइसेस का है असर पड़ता है। एमआरएफ आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जेके टायर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 5% की गिरावट आपको जेके टायर में दिखेगी। एमआरएफ भी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, वहां पे भी आपको अपोलो टायर्स पे देखिए 4% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इस वक्त तमाम जो काउंटर्स हैं, जो खबरों वाले शेयर्स हैं, उन पे आपको बहुत ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। एचजी इंफ्रा 2.5% की यहाँ पे गिरावट है, हालांकि खबर कंपनी को लेकर पॉजिटिव थी, एक बड़ा ऑर्डर मिला था इनको, लेकिन फिर भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो कंपनियों के शेयर पर जरा फोकस करते हैं, टाटा मोटर्स, पीवी, उसके अलावा आप अशोक लेलैंड, एमएनएम आपकी स्क्रीन पर लाइए, मारुति लेकर आइए। 2 से 4% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। हालांकि ऑटो नंबर्स अच्छे आए लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है ऑटो नंबर्स के अच्छे आने के बावजूद, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है और उसका असर तमाम शेयरों पर आज देखने को मिल भी रहा है। आप इसके अलावा देखिए जरा कुछ सीमेंट काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, सीमेंट शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देखिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट 4% की गिरावट, जेके सीमेंट 2% की गिरावट, 3% की गिरावट अंबुजा सीमेंट में आपको देखने को मिल रही है। एसीसी भी कमजोर है, 2% की गिरावट के साथ कारोबार यहां भी देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए तमाम शेयर जहां जहां क्रूड का थोड़ा भी कनेक्शन है वहां वहां आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब जो निफ्टी की गिरावट है वो थोड़ी सी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। अब 1.25% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 24,900 के नीचे फिसल गया है निफ्टी और सेंसेक्स में अब 1100 अंकों की गिरावट देखने को मिलेगी। निफ्टी आईटी 1.5% कमजोर है, 500 अंकों की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक में गिरावट रिलेटिवली कम है, अब थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। आप देखिए 460 अंकों के आसपास की गिरावट अब बाकी रह गई है निफ्टी में। मार्केट का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए मेटल काउंटर्स जो है वो टूटे हैं, 0.5% की कमजोरी वहां देखने को मिल रही है। रियल्टी में ज्यादा कमजोरी है, उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल्स, ऑटो, ये तमाम सेक्टर्स हैं। ऑयल एंड गैस, आप देखिए ऑयल एंड गैस पे तो निश्चित तौर पर इंपैक्ट पड़ना ही था। 1.5% की गिरावट इस पर्टिकुलर सेक्टोरल इंडेक्स पे आपको देखने को मिल रही है। जो सबसे कम गिरावट है वो है मेटल शेयरों में। निश्चित तौर पे सोने और चांदी में जो अपटेक आया है उसका सपोर्ट यहाँ भी मिल रहा है। प्राइवेट बैंकों में भी थोड़ी कम गिरावट है, 0.5% के आसपास इनका इंडेक्स टूटा हुआ है। फार्मा डिफेंसिव सेक्टर है, वहां पे भी 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो मार्केट में एक्शन भरपूर है लेकिन वो नेगेटिव साइड पे है। आप देखिए निफ्टी 50 का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। सिर्फ 3 शेयर आपको पॉजिटिव में दिखेंगे। ओएनजीसी टॉप गेनर बना हुआ है, बीईएल आपको दिखेगा 1% की तेजी के साथ और हिंडाल्को मेटल शेयर जो है वो आपको दिखेगा जो करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बाकी तमाम 47 शेयर जो हैं वो नेगेटिव टेरिटरी में आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 5% अगर निफ्टी 50 के शेयर टूट जाएं तो निश्चित तौर पे बाजार में गिरावट जो है वो बढ़नी ही थी। थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ फोकस करते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या हो रहा है। आप देखिए मिड कैप में 1.5% की गिरावट निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर देखने को मिलेगी। 800 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। स्मॉल कैप में भी गिरावट काफी बढ़ती हुई दिख रही है और इंडिया विक्स इस वक्त 16-17% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो हरे निशान में सबसे ज्यादा इंडिया विक्स है जिसने बाजार को लाल निशान में धकेल के रखा हुआ है। तो मिड कैप स्मॉल कैप हर तरफ गिरावट, बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार। चलिए वापस लौटते हैं हमारे मेहमानों के पास और कोशिश करते हैं जानने की कि कहां आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। शुरुआत करते हैं ओपनिंग ट्रेड्स की। तो चलिए मार्केट्स की हो गई है शुरुआत। गिरावट भरी शुरुआत जरूर हुई है पर स्टेबिलिटी लौटती है या फिर थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक एक करके उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और प्रदीप जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कौन से काउंटर्स पर है आपकी नजर और कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए करेंट जोन से पहले बाय करने का सलाह रहेगा पाराज डिफेंस पे। मुझे लगता है कि पाराज डिफेंस को लेके जाना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 दिन का व्यू से। पहला टारगेट यहाँ पे 690 आपको आते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद 715 तक आपको सेकंड टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आज का डे लो पे 631 632 के रेंज
पे 632 पे आप मेंटेन करके जाइए और पारस डिफेंस करंट जोन से बाय करके जाइए। और जितने भी मैंने कॉल्स दिया था ऑलमोस्ट कुछ गैप डाउन हुआ, कुछ उसके बाद टारगेट आया। तो बीडीएल का दिया था, बीडीएल का सेकंड टारगेट आई थिंक, पहला टारगेट था ऑलमोस्ट 1315, वो भी ऑन द वे आने वाला है। और इससे पहले मैंने आज से 2 हफ्ता पहले कॉल दिया था इंडियन ऑयल का, बहुत लंबा मेरा टारगेट था। मैं जब कॉल दिया था उस टाइम पे 450 का प्राइस था, तो मेरा टारगेट था 498,500, उसका भी टारगेट आया है इंडियन ऑयल में, सॉरी ऑयल इंडिया में। एक बार मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। और अभी करंट जोन से एक बार पारस डिफेंस लेके जाइए। मतलब जो भी मैं सुबह सुबह बात कर रहा था सब कुछ कनेक्शन मैच हो गया, एकदम पूरा ठीक ठाक है। लास्ट वीक का ही अपडेट है फिलहाल अभी। चलिए कुछ अपडेट्स ज़रूर उन्होंने शेयर किए हैं। और पारस डिफेंस देखिए 5% की तेज़ी ऑलरेडी दिखा रहा है और प्रदीप जी का भरोसा अभी भी इस पे कायम है, इस काउंटर को रखेंगे रेडार पे। पर अंशुल जी आपकी तरफ से कोई अपडेट और आपकी फिलहाल फ्रेश स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं वो बताइए। देखिए 2 अपडेट रहेंगे। एक फ्राइडे को सेल कॉल देके गए थे क्लोजिंग ट्रेड में, प्रेस्टीज एस्टेट यहाँ पे 58 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। 1390 से 1332 इसको बुक करना चाहिए। दूसरा एसटीबीटी बीएससी देके गए थे 2710 में, 2586 का लो बना है, 125 रुपए मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब फ्रेश बाइंग आपको करना चाहिए एमटीआर टेक में। अभी गौरांग शाह जी ने भी बात की थी इस काउंटर पे। फंडामेंटली काफी तेज है और रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है। मार्केट में इतना नीचे खुला है बट ये स्टॉक अपने हाईस पे है, मतलब लगभग ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक में 3910 के अराउंड बाई करके चलना चाहिए। 3850 का स्टॉप लॉस लीजिए और 4020 का टारगेट लीजिए। तो ये पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर ही रहेगा नेटवेब। यहाँ पे भी तेजी देखने के लिए मिल रही है। नेटवेब बाई करके चलना है 3870 के आसपास। 3800 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4000 का टारगेट रहेगा। तो इन 2 स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए 2 स्टॉक कॉल्स फिलहाल अंशु जी की तरफ से आती हुई कहीं ना कहीं डिफेंस काउंटर्स पर फोकस बना हुआ है और उन काउंटर्स को रखेंगे रेडार पे, क्योंकि तमाम डिफेंस काउंटर्स में निचले स्तरों से एक अच्छी मूवमेंट आ रही है। सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर मान सकते हैं फिलहाल हम ये पूरे न्यूज़ फ्लो और सिनारियो को। पर सौमिल अब आपसे समझेंगे, बताइए आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं? the trend is negative, तो मैं ओवरऑल वीक स्टॉक्स चुन रहा हूँ टू गो शॉर्ट। SBI कार्ड मेरे एक रडार में है टू गो शॉर्ट। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है 2040 डेली मूविंग एवरेज के, वहां पर रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस रखेंगे 778 पर और नीचे में टारगेट होगा 720। SBI कार्ड्स यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। और सौमिल ने शुरुआत से ही क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई थी कि देखिए मार्केट का ट्रेंड अब कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, ऐसे काउंटर्स ढूंढिए जो कि आपको थोड़े से वीक दिख रहे हो, उनका ट्रेंड कमज़ोर हो रहा हो, और ऐसे में SBI कार्ड्स वो चुनकर लाए हैं। और देखिए पूरे न्यूज़ फ्लो में कहीं भी फ़िलहाल अभी SBI कार्ड्स का इतना तो जिक्र नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं 3% की गिरावट ऑलरेडी है, पर 720 के टारगेट्स आप ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। पर गौरांग सर देखिए गिरावट तो हावी है ही, बट ऐसे में कई सारे काउंटर्स जिनकी हमने ऑलरेडी चर्चा की उन पे प्रेशर है। पर गौरांग सर मैं आपका एक राय जो है एटर्नल पर लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए न्यूज़ फ्लो से इतना उसका कनेक्शन है नहीं, पर लगातार ये काउंटर वीक हो रहा है। रिटेलर का भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। क्या व्यू रखते हैं आप एटर्नल पे? क्योंकि आज के सत्र में देखिए कई सारे ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स जिनका इस पूरे न्यूज़ फ्लो वॉर सिचुएशन से लिंक है, उन पे तो इम्पैक्ट है, बट ऐसे में एटर्नल 3% कमज़ोर अब 240 के लेवल्स दिखा रहा है। क्या करना चाहिए रिटेलर्स को? देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बाजार की बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं देना चाहिए। जो बाजार आपको देता है वो ले लेना चाहिए। बुनियादी तर्क के आधार ऐसा तो है ही नहीं इटर्नल जाकर के खाड़ी देशों में कुछ कामकाज करता है। ये मेरे ख्याल से एक प्रतिक्रिया है बाजार में, जो अब बाजार खुला है। लेकिन एक चीज में देख रहा था सृष्टि जी, बाजार जो स्तर पे खुला था, हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 10-15 मिनट हुए हैं बाजार खुल करके, लेकिन जो स्तर हमने निचला देखा था वहां से न तो सिर्फ सूचकांक में लेकिन काफी कुछ शेयरों में अगर आप देखने जाए तो ऊपर के तरफ के दायरे दिख रहे हैं। यानी कि जो निचला स्तर 9:15 बजे था और अभी जहां पर कामकाज कर रहा है सूचकांक और कुछ शेयर्स, तो रिकवरी दिख रही है। तो मैं उम्मीद लगा के चलता हूं कि आज
बाजार बंद होते होते शायद थोड़ी बहुत रिकवरी और देखने मिलेगी। इटरनल पर जहां तक आपका प्रश्न है, बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। और अब लग रहा है ये 240 के नीचे जो हम स्तर देख रहे हैं सृष्टि जी, अब लग रहा है कि अब यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित दिख रहे हैं। एक बात थी कुछ समय पहले और कुछ हफ्ते पहले जहां पर प्रतिस्पर्धा ऊपर जाने की बात थी, हम सुन रहे थे, ऐसा कुछ रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा था कि फ्लिपकार्ट भी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में आने का प्रयास हो रहा है। उसके पहले हमने अमेज़न का नाम सुना था, बाकी 2-3 कंपनियों का नाम सुना था, तो उसको लेकर के भी शायद थोड़ी बहुत दबाव। लेकिन हमें लग रहा है कि जो भी मूल्यांकन है और जिस तरीके से डार्क स्टोर्स खुल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। एक अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता सकता हूँ करीबन 350 के आसपास का। अगर नतीजे बेहतर आए तो उसी प्रकार से परिवर्तन होगा। तो ये राय आपको इटर्नल पर गौरांग सर की तरफ से। चलिए शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और शुरुआत पहले आपके ट्रेडिंग आइडियाज के साथ ही करेंगे, उसके बाद और तमाम शेयरों पर बात करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी बहुत सेंटिमेंट्स जो है वो वॉलेटाइल हो रखे हैं और इंडिया विक्स भी जो है काफी हम देख रहे हैं कि 16 के ऊपर अब पहुंच चुका है, जो कि इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में ये क्यूज कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। पर ऐसे में सबसे पसंदीदा काउंटर मेरा यहाँ पे फार्मा स्पेस में से रहेगा, जो कि वन ऑफ द सेक्टर्स रहता है जहां मार्केट एक कंफर्ट ढूंढती है ऐसे बाजार में, ऐसे वॉलेटिलिटी में। तो यहाँ पे ग्लेनमार्क मेरी पसंद है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है और लगातार हमने देखा है कि स्टॉक में लंबी अवधि में पिछले 4 हफ्तों से एक अच्छे हाई टॉप हाई बॉटम बने हैं, रोलोवर्स भी काफी पॉजिटिव रहे हैं। और लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट देखें तो मंथली बेसिस पे अपने 50 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट लेते हुए ये चला है स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक पूरे फार्मा पैक में एक अच्छा टेलविंड मिलते हुए दिखेगा इस स्टॉक को। तो नेक्स्ट टारगेट्स जो हम ग्लेनमार्क पर देख रहे हैं वो लगभग हम एम कर सकते हैं नेक्स्ट 2200 तक के लिए। इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 2090 के एक सपोर्ट के साथ। बिल्कुल, तो ग्लेनमार्क के ऊपर खरीदारी की राय है शिवांगी सारडा की तरफ से। आपको 2090 का लगाना है स्टॉप लॉस और 2200 रुपए के टारगेट के साथ आपको करनी है खरीदारी। 2133 के आसपास के भाव अभी आपको देखने को मिल रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर। चलिए, तो ये तो तमाम ट्रेडिंग आइडियाज़ हो गई, कुछ और जो ओपनिंग ट्रेड्स आपको मिल गई, इन सब चीज़ों पे बात होगी। लेकिन एक शेयर जो आज के ट्रेड में कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है वो है फिनो पेमेंट्स बैंक का। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक। 7% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। एमडी ऋषि गुप्ता के गिरफ्तार होने की खबर है जीएसटी एक्ट के तहत। क्या नजरिया इस पर बनता है फिनो पेमेंट्स बैंक पर, और गिरावट कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, चार्ट कितना मजबूत या कमजोर है, जरा चेक करा लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी जरा एक बार चेक कीजिए फिनो पेमेंट्स बैंक, कुछ राय आपकी है क्या यहाँ पर? जी देखिए, चार्ट में तो वीकनेस है और जिस तरीके का एक अभी थोड़ा रिकवरी भी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास भी है तो आप एक बार 170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। अगर बाई चांस 170 यानी इसके नीचे आ जाता है तब आपको नहीं रहना है और फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं रहेगा। जिस तरीके का न्यूज़ आया है अभी अरेस्ट होने का, सो इसके बाद क्या आगे प्रोसेस रहेगा, तो मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम देना चाहिए। और अभी सर जो मैंने कॉल दिया था पारस डिफेंस का, इसमें 690 का टारगेट भी अचीव हुआ है और थोड़ा मेरा बहुत बड़ा लंबा टारगेट होता है 713 का सेकंड टारगेट के लिए ओपन है, लेकिन 702 का हाई लग रहा है, 10% ऊपर है। तो एक बार सेफ अगर कोई भी ट्रेडर्स है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। कमाल कर दिया प्रदीप जी आपने। ये तो 700 रुपए का टारगेट, 700 रुपए अब चढ़ गया ऑलरेडी। पहला टारगेट आपका आ गया, दूसरा टारगेट भी बहुत दूर है नहीं। 700 कमाल है, 700 के लेवल पहुंच गए। 5% के आसपास की तेजी में आपने ये कॉल दिया था और अब देखिए 10-10.5% की तेजी दिख रही है। बढ़िया, चलिए अच्छा है। व्यूअर्स के पैसे बनने चाहिए जहां पे भी बन रहे हैं। तो अगर इस कमजोर बाजार में कोई शेयर जो है वो चढ़ के इतना पैसा दे रहा है तो बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां तेजी की उम्मीद थी, एचजी इंफ्रा को लेकर आते हैं। खबर ये थी कि ओडिशा में इनको 1580 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट के लिए एलओए यानी लेटर ऑफ अवार्ड मिला था। अब देखिए स्टॉक जो है ना, ये इसके मार्केट कैप को अगर आप देखेंगे ना तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है नहीं। मेरे ख्याल से 3,500-4 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है जी। 3,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और बड़ा ऑर्डर है उस हिसाब से। छोटे मार्केट कैप की कंपनी है और बड़ा ऑर्डर मिला है इस कंपनी को।
चढ़ना तो चाहिए था, लेकिन आधे % की कमजोरी है। ओवरऑल बाजार की गिरावट की मार इसको भी पड़ गई है। एक चेक ले लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, जरा एचजी इंफ्रा चेक कीजिए, क्या आपको कुछ मौके यहां नजर आते हैं? पॉजिटिव खबर आई है कंपनी को लेकर, चार्ट्स क्या कह रहे हैं देखिए। सर बाउंस बैक कैंडिडेट है। 3500 करोड़ का मार्केट कैप है। 85 हफ्ते में 72% करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। मेजर सपोर्ट 532 537 के आसपास है। उसको स्वीप करने की कोशिश कर रहा है। तो एक 10 डे मूविंग एवरेज 580 के अराउंड है, यहाँ तक बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 520 का स्टॉप लॉस लगा के अगर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो 10 डे मूविंग एवरेज 579 580 तक मिलेगा। बाउंस बैक कैंडिडेट है तो थोड़ी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करना चाहिए, बट एक लॉन्ग पोजीशन का मौका बन रहा है इसमें। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर एचडी इंफ्रा इस पर फोकस ज़रूर रखेंगे। पर देखिए जिस तरीके का मार्केट मूवमेंट है, प्रेशस मेटल्स में भी जो है हमने देखा एक अच्छा उछाल है, और ऐसे में एमसीएक्स का काउंटर एफएनओ का टॉप गेनर बन चुका है। सौम्य जी, एक बार इस पे चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट फिलहाल एमसीएक्स पर आता हुआ, बट कितना सस्टेनेबल है ये, क्या लगता है आपको? MCX definitely a very strong counter. इतने volatility में भी ये 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। इनफैक्ट छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ऊपर में मीडियम टर्म आउटलुक में 2700 तक जा सकता है। इनफैक्ट उसके ऊपर भी जा सकता है। सो इसे शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की कोशिश ना करें। मीडियम टर्म में डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लगाएं नीचे में 40 डेली मूविंग एवरेज पर, दैट इज 2350। वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा के आप ओपन रखे पोजीशन। ऊपर में मुझे लगता है कि 2700 वुड बी माय फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा और लंबा खड़ा रहते हैं तो मुझे लगता है कि 2900 3000 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो पॉजिटिव ऑन द स्टॉक इन द मीडियम टर्म आउटलुक। ऑलराइट, तो चलिए मीडियम टर्म आउटलुक में एमसीएक्स पर पॉजिटिव नजरिया। और जी हाँ, कई दिनों से ये काउंटर थोड़ी अटकलें ज़रूर फेस कर रहा था कि 24,070 को कैसे वो पार करे। आज के सत्र में पार इसने ज़रूर कर दिया है, और फिलहाल लगभग 3% की मजबूती ये काउंटर होल्ड करता हुआ दिख रहा है। पर सौमिल, इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज अपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। बट फिर से एक बार मार्केट्स में लौटते हैं। हल्की रिकवरी निचले स्तरों से हम दोनों ही इंडेक्स में देख रहे हैं। देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कितने सस्टेनेबल हैं ये मूव्स। हम लगातार इस बात का आपको हाईलाइट कर ही रहे हैं कि आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है। पर गौरांग सर, आज के सत्र में देखिए ऑटो काउंटर्स भी जो फोकस में है, कहीं ना कहीं अब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन में किस तरीके से इनका एक्सपोजर है, वो सवाल भी खड़ा होता हुआ दिख रहा है। वैसे में देखिए चाहे बजाज ऑटो हो, मारुति हो, ये सभी कंपनीज की थोड़ी पिटाई ज़रूर हो रही है। गौरांग सर, क्या ये अच्छा मौका है खरीदने के लिए ऑटो कंपनीज, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन मूव्स दिखा रही हैं? तो आंकड़े भी मेरे ख्याल से महीने दर महीने बिक्री के जो है वो सकारात्मक आ रहे हैं सृष्टि जी, ऑटो क्षेत्र की कंपनियों के लिए। और हमारी खरीदारी की सूची जो है ऑटो क्षेत्र में वो काफी लंबी और फैली हुई है। 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, सभी तरफ खरीदारी की राय है। ठीक है, ये खाड़ी की परिस्थिति और युद्ध की परिस्थिति को लेकर के शायद थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण हो, लेकिन मैं उस पहलू को न देखते हुए अगर मैं सकारात्मक नजरिया रखना चाहूं और कुछ तर्क आपके सामने रखना चाहूं, तो मेरे ख्याल से भारत ने, माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने टिप्पणी करी थी कि हमने करीबन 8 या 9 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का करार किया है, और ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए, जहां तक एक्सपोर्ट मार्केट का प्रश्न है। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े हम देख रहे हैं, वहां पर एक्सपोर्ट को लेकर के ऊपर की तरफ के आंकड़े हम देख रहे हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं 8 या 9 देशों के साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो कोई बड़ा बदलाव आपको निवेश में करना चाहिए। जहां तक आपका प्रश्न लंबी अवधि का है, तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, मारुति, एमएनएम, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां हैं। ट्रैक्टर एग्री इक्विपमेंट्स में एस्कॉर्ट्स कुबोटा नाम की कंपनी है जहां पर खरीदारी की राय है। और एक प्योर कमर्शियल व्हीकल ईवी बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो और मैं मानता हूं कि अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है
और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं तो ये यहाँ तक कहूंगा कि आप यहाँ पर बिकवाली की तो छोड़ दीजिए, आप धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं अगर आपने ऊपरी स्तर पर खरीदारी की है तो। एक बड़ी लिस्ट गौरांग सर ने हमारे साथ शेयर की। कहीं ना कहीं लंबी अवधि में पॉजिटिव नज़रिया ही बरकरार है। कई सारे काउंटर्स हैं जिनको आप ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। पर गौरांग सर इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला, ढेर सारे काउंटर्स पर हमें गाइड किया। पर चलिए फिर से एक बार मार्केट पे लौटते हैं और शिवांगी मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि मैं देख पा रही थी कि मुथूट फाइनेंस ये काउंटर भी स्ट्रांगली रिबाउंड कर रहा है। अब आप देखिए हाल फिलहाल जिस तरीके के नतीजे आए उसके बाद जमकर इसकी पिटाई हुई। गोल्ड में भी थोड़ा उतार चढ़ाव था। एक हाल नियर टर्म वीकनेस हमने ऑलरेडी देखी है और उन स्तरों से रिबाउंड कर रहा है। 2% की तेज़ी ऑलरेडी है। क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है ये काउंटर? मुथूट फाइनेंस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है कि इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे गए हैं लंबी अवधि में। ओवरऑल अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स देखें तो ऑफ कोर्स हमने देखा है कि पिछले लगभग 5 हफ्तों से यहाँ पे थोड़ी बहुत रब ऑफ हुई है। हायर जोन्स पे टिक नहीं पाया था स्टॉक क्योंकि थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। बट ओवरऑल एक पोर्टफोलियो स्टॉक जरूर है ये और कोई भी हमें डिक्लाइंस में इसको यूटिलाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 3550 तक के लिए हम इसमें देख सकते हैं बनते हुए और 3350 के एक सपोर्ट को हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो ये राय आपको मुथूट फाइनेंस के ऊपर मिलती हुई। चलिए कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें गिरावट आज काफ़ी ज़्यादा है। इंटरग्लोब एविएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देखिए 4.5% की गिरावट अब होती हुई दिख रही है और निफ्टी 500 के टॉप लूजर्स में ये शेयर अब आ चुका है। 4.5% की गिरावट हो चुकी है। देखिए 4600 के भाव आ चुके हैं। ज़रा अंशुल जी से चेक कराते हैं कि क्या यहाँ कुछ अब चूंकि गिरावट बड़ी आ चुकी है तो कुछ मौके बनते हैं क्या? अंशुल जी ज़रा चेक कीजिए इंटरग्लोब एविएशन। सर देखिए ओपन लो के साथ शुरुआत हुई है और प्रीवियस जो स्विंग लो था 45 इसी को स्वीप करते हुए चल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि गैप फिल करने के लिए एक बार ऊपर जा सकता है 4750 ऑड लेवल्स तक। तो अगर ओपनिंग में लॉन्ग किया है या 45 के स्वीप पे लॉन्ग किया है तो आपका टारगेट करीब करीब 4750 4770 का होना चाहिए। ओपन लो के साथ खुला है तो बहुत ज्यादा डाउन साइड आती हुई नहीं दिख रही है। सेम ही चीज बैंक निफ्टी में भी है। स्वीप हुआ है जो स्विंग लो था 59861 का। तो ये भी गैप फिल करने के लिए एक बार 60,400 तक जा सकती है। तो ओपनिंग में जो सजीत सर की कमेंट्री थी कि ओपनिंग के बाद आपको कोई बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए नहीं मिलेगा, वही चीज प्रूव होती हुई दिख रही है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स पे फोकस करेंगे तो पैसा बनने की उम्मीद रहेगी। और एक अपडेट रहेगा सर, आरआर केबल्स हमने बाय दिया था 1544 पे, लगभग 1573 का हाई बना है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और नेटवेब भी ओपनिंग ट्रेड में 3870 के राउंड दिया था, 3914 के करीब का हाई बना है। यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो नेटवेब और आरआर केबल्स इनमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वेब और आरआर केबल इन पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। ये राय प्रदीप जी की तरफ से। उसके साथ साथ उन्होंने इंटरग्लोब एविएशन पर भी अपनी राय दी। चलिए एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो इस कमजोर बाजार में भी अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी दिखा रहा है। वो है तेजस नेटवर्क का। और तेजी आज की नहीं है, लगातार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज देखिए 8% के आसपास चढ़ गया 2.25 करोड़ के वॉल्यूम के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ी तेजी। शिवांगी से राय लेते हैं तेजस नेटवर्क के ऊपर। एक ग्लोबल ऑर्डर इनको मिला था 5G से रिलेटेड। एक बड़ा ऑर्डर इनको जापान से मिला था, आई गेस, मुझे जहां तक याद आ रहा है। बड़ा ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर है और उसकी वजह से ये तेजी चलनी शुरू हुई थी, तेजी बढ़नी शुरू हुई थी और आज वो एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। आप 8% की तेजी देख रहे हैं। मार्केट कैप एडिशन देखिए, आज में 700 करोड़ का मार्केट कैप एडिशन हो गया। 8000 करोड़ की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है मार्केट कैप के लिहाज से। शिवांगी क्या राय आपकी बनती है? तेजस नेटवर्क अगर किसी ने खरीदे थे थोड़े लोअर लेवल पे तो क्या करना चाहिए? क्या ये तेजी आगे एक्सटेंड होती हुई दिख रही है क्या आपको? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि इस स्टॉक में लगभग पिछले 1 महीने में ही हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। आज ही स्टॉक में एक फिनोमिनल प्राइस गेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल काफी एक अच्छी स्ट्रक्चर तो है। एक अच्छी कमबैक और पुल बैक मूव देखने को मिली है। वॉल्यूम्स काफी हाई रहे हैं पिछले 2 दिनों से। ऑफ कोर्स न्यूज़ बेस्ड यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिला है।
तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग के लिहाज से मेरी राय रहेगी कि हम इसमें मौके ढूंढे, बट ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस लगा के ही चलना है, बिकॉज काफी हमने अब देखे हैं पिछले 2 दिनों में। 460 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें, 490 तक के लेवल्स को हम चेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा तेजस नेटवर्क के ऊपर। आप देखिए 3 ट्रेडिंग सेशन में ना ये स्टॉक करीब करीब 40% का रिटर्न दे चुका है, तो काफ़ी बड़ी तेजी। आप देखिए एक हफ्ते का आपको दिख रहा है रिटर्न, 40% के आसपास की तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पर ये तेजी आपको क्लियरली विजिबल होती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। एक और स्टॉक है जिसमें आज बड़ी वॉल्यूम के साथ बड़ी तेजी दिख रही है। अभी अंशुल जी ने जब आरआर केबल कहा तो मेरे दिमाग में इस स्टॉक का नाम आया। KEI इंडस्ट्रीज ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। 4% की तेजी है और ये भी शेयर लगातार चल रहा है। जो डेटा सेंटर के ऊपर जो बज है, पूरा ओवरऑल डेटा सेंटर में जो इन्वेस्टमेंट्स बड़ी आ रही हैं, उसका एक फायदा इस स्टॉक को भी मिल रहा है, क्योंकि वायर एंड केबल की डिमांड निश्चित तौर पे बढ़ेगी अगर डेटा सेंटर पे हम ज़्यादा जो है वो जोर लगाते हैं तो। और उसका एक फायदा यहाँ पे निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है तमाम वायर एंड केबल की कंपनियों को। KEI इंडस्ट्रीज आप देखिए 3% की तेजी के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, 5 लाख का वॉल्यूम हो गया। मार्केट खुले हुए सिर्फ 30 मिनट हुए हैं। शिवांगी, इस पर कोई राय आपकी है क्या? KEI इंडस्ट्रीज या फिर कोई और वायर एंड केबल की कंपनी जिस पर आप खरीदारी की राय रखती हो, या इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि अब अच्छी खासी तेजी आ चुकी है इन तमाम वायर एंड केबल की कंपनियों में और प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, खासकर KEI इंडस्ट्रीज पर राय अपनी दीजिएगा। और जी बिल्कुल, KEI में हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ रही है पिछले 4-5 हफ्तों से। कंसिस्टेंटली हाई टॉप हाई बॉटम बने हैं, एंड ऑफ कोर्स हमें स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स के साथ बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगी मैं। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक RSI भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नजर आया है यहाँ पे। तो मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ पे एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अपनी ट्रेड में, बट आगे बने रह सकते हैं 5300 इमीडिएटली तक के टारगेट्स के लिए। और थोड़ी और पोजिशनली हम बात करें तो 5400 तक के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट 5300 पहला टारगेट रहेगा। 5000 के एक बेस को हमें ध्यान रखना। ऑलराइट, चलिए 5000 के एक बेस को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। 5300 के टारगेट्स KEI इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो है एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। बट आज IT कंपनीज़ में निचले स्तरों से एक हमने रिकवरी ज़रूर देखी है। अब देखिए कई सारी मिड कैप और साथ ही साथ कई सारी लार्ज कैप IT कंपनीज़ में निचले स्तरों से एक रिकवरी हुई है। और देखिए इनका जो एक्सपोजर भी है वो खतरे में फ़िलहाल नहीं आ रहा है। कुछ चुनिंदा न्यूजेन सॉफ्टवेयर, L&T टेक, LTIM जैसी कंपनी ज़रूर हैं जिनका मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़रूर है, बट इसके अलावा तमाम IT कंपनीज़ में देखते हैं रिकवरी का दौर किस तरीके से जारी रहता है। एक बार शिवांगी आप ही राय दीजिए इन्फोसिस और TCS खास तौर से, क्योंकि इनमें हम थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर आते हुए देख रहे थे। क्या यहाँ से और रिकवरी आ सकती है, क्या लगता है आपको? सृष्टि, अगर पूरे IT पैक की बात करें तो यहाँ पे काफी सेंटिमेंट डैम्पन होते हुए दिखे हैं ग्लोबल लेवल पे। और इनमें हमने देखा था कि जब मार्केट्स बहुत स्ट्रांग भी थे तो IT पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ तो था ही नहीं। पर उसके बाद जो ग्लोबल कंसर्न्स आए उसकी वजह से और सेल ऑफ देखने को मिली है। तो यहाँ पे रिवाइवल भी अगर आ रही है तो हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेटिव फेज में ही चल रहा है ये सारे स्टॉक्स। अगर हम हैवी वेट्स को देखें या फिर मिड कैप IT स्टॉक्स को देखें, सारे में ही हम देख रहे हैं कि एक काफी म्यूटेड हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जहाँ पे बाजार काफी वीक है और वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी हाइटेंड है, मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा IT स्पेस में वेट एंड वॉच करें और बेटर सेक्टर्स जो थोड़े डिफेंसिव स्पेस है या थोड़े जो सेफ बेट्स है अभी उनमें फोकस कर सकते हैं ऐसे मार्केट्स। तो जो सेफ बेट्स हैं उनमें आप फोकस ज़रूर कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जो IT कंपनीज आप देखिए किस तरीके से रिकवरी मिड कैप IT कंपनीज में आई हैं, और खासतौर से परसिस्टेंट सिस्टम वो एक ऐसा स्टॉक ज़रूर रहा है जहां पर बड़े स्ट्रॉन्ग मूव्स आए हैं। देखिए सेल ऑफ भी काफ़ी तगड़ा था, बट अच्छे मूव्स ये पर्टिकुलर काउंटर दिखा रहा है। इन तमाम स्टॉक्स को रखेंगे रेडार पे। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और मेटल काउंटर्स पर अब फोकस करेंगे। प्रदीप जी देखिए प्रेशियस मेटल्स में तो मूवमेंट है ही, पर अब बेस मेटल कंपनीज कमोडिटीज भी मूवमेंट दिखा रही हैं। हिंडाल्को फिलहाल निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। टाटा स्टील आधे % की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। नैल्को करीब 1.5% ऊपर है। कोई मेटल काउंटर अंशुल जी जो कि फिलहाल आपको लगता हो कि फिलहाल अट्रैक्टिव लग रहा है, और साथ ही मैं देख पा रही हूँ एस्ट्रल ये काउंटर भी 1% ऊपर है, इस पर भी एक बार अपडेट दे दीजिए क्योंकि आपके टारगेट्स के करीब है शायद ये।
देखिए एस्ट्रल डे लो पे खुला था, ओपन लो के साथ 1600 के पास। अगर लिया है आपने ओपनिंग कमेंट्री देख के, 50 रुपए मिल रहा है, थोड़ा सा और स्ट्रेच करना चाहिए। 1570 1670 1680 तक मिल सकता है, बट अगर 50 रुपए आपको ठीक लग रहा है बुक कर सकते हैं। बट लग रहा है कि क्लोज होते होते ही ये 1670 1680 तक स्ट्रेच करेगा। दूसरा मिडिल काउंटर आपने पूछा, हिंडाल्को बहुत बेहतरीन 10 20 50 डे मूविंग एवरेज से ओपन लो के साथ बाउंस कर रहा है, तो इसमें अभी और थोड़ी सी गुंजाइश बची हुई है। लगभग 15 रुपए और चल सकता है। हिंडाल्को 955 यहाँ तक की अपसाइड आपको आराम से देखने के लिए मिल सकती है। तो हिंडाल्को में अगर चाहें तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 925 का स्टॉप लॉस रहेगा, 955 और 970 तक की आपको अपसाइड मिल सकती है। तो मिडिल काउंटर्स में हिंडाल्को बहुत बेहतरीन लग रहा है। चलिए, मेटल काउंटर्स की तो हमने बात की ही, बट एक जो बड़ा कंसर्न मार्केट के सामने है और पूरे ग्लोबल मार्केट की नज़रें उस पर हैं, वो है क्रूड की चाल, क्योंकि वहाँ पर उबाल देखने को मिल रहा है। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड चिंताएं हो या फिर ओपेक प्लस का डिसीजन, आगे किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पर है मार्केट्स की नज़र। आइए समझते हैं एक एक्सपर्ट से। स्वागत करेंगे शो में। हमारे साथ अब डॉक्टर धर्मेश भाटिया जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के। दुबई से हमारे साथ ये जुड़ रहे हैं फिलहाल। धर्मेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, क्रूड पे तो आपसे बात करेंगे ही, पर आप क्योंकि दुबई से जुड़ रहे हैं, एक बार क्विक अपडेट दे दीजिए, क्योंकि जो हमारे भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो भी बता रहे थे कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी साउंड्स, थोड़े से कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट होने की साउंड्स इस तरीके से दिखाई दे रही थी। फिलहाल उम्मीद है कि सारी चीज़ें स्टेबल हैं वहाँ पर। गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मली है। सारे के सारे मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल सब खुले हैं, चालू हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन पहले हो रहा था, बट एवरीथिंग इज नाउ फाइन। तो उससे वजह से अभी तो मुझे लगता है कि नॉर्मल रूटीन लाइफ, हम तो ऑफिस में भी जा रहे हैं अभी, तो यहाँ पे सब नॉर्मल है। रिगार्डिंग कच्चे तेल की बात करें तो इनफैक्ट ये शो पे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि कच्चे तेल में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ उबल रहा है और यहाँ पे प्राइस काफी स्ट्रांग लग रहा है। और देखिए, आज सुबह के सत्र में ही प्राइस 12% ऊपर खुला था। यहाँ पे एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली है सुबह के सत्र में, बट अभी भी अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मेरे लगता है कि यहाँ पे अभी भी यहाँ से 300 से 400 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि फिर से $75-80 के स्तर आपको मार्केट में WTI में देखने मिल सकते हैं और ब्रेंट $90 के ऊपर जा सकता है। कंटिन्यूस यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है कच्चे तेल पे, और स्पेशली इंडिया जैसे जो कम्प्लीटली डिपेंड है कच्चे तेल की वजह से, तो उनके लिए काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर तेल की भाव बढ़ते हैं तो रूपी में आपको काफी प्रेशर देखने मिल सकता है और रूपी यहाँ से 92 93 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ओवरऑल बास्केट एज सच अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये कच्चा तेल जब तक यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, यहाँ पे पीस ट्रीटी नहीं होती, तब तक तो कच्चे तेल में आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल ही सकती है। इसमें मैं सिर्फ बाइंग की सलाह दूंगा। कहीं भी गिरावट आता है, अच्छा मौका मिलता है, बाय करके चलिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की तेजी आपको ये हफ्ते में और देखने मिल सकती है। जी, चलिए, अच्छा लगा सुन के कि दुबई में फ़िलहाल सिचुएशन कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज्ड है। क्रूड पे आपने अपना एक व्यू दिया, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की एक बार बात करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए हमले कुछ ज़रूर हैं। क्या लगता है आपको कि कितने समय तक ये पूरी जो चिंताएं हैं वो रह सकती हैं? क्या कुछ आपका ओपिनियन है इस पे? और साथ ही एक बार बताइए, कौन सा वो पहला इंडिकेशन हो सकता है मार्केट्स के लिए कि सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही है वापस? कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आप क्लोजली ट्रैक करते हैं? देखिए, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो ये तो काफी छोटा बैरल 30-40 किलोमीटर का रेडियस में स्प्रेड है, जहाँ पे कच्चे तेल की आयात और फूड ग्रेन सप्लाई सब इसी से होता है। अगर ये लॉक हो चुका है तो इसका मतलब है कि गल्फ सिटी से काफी चोको ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे, और बाकी सारे देशों के लिए भी ये एक ऐसा विकल्प है जो आप डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से आप टर्की की तरफ बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है, क्योंकि ज्यादा इस पे ज्यादा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है। कुछ भी अगर आप बोल सकते हैं तो मेरे हिसाब से बोलने की लायक नहीं रहूंगा मैं, तो मेरे हिसाब से मैं बेटर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंडिकेटर है जो होगा वो है ट्रम्प की तरफ से ही हो सकता है, यूएस की तरफ से पीस ट्रीटी आ सकती है, क्योंकि बाकी यहाँ पे तो हलचल कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है।
और अगर आप देखें तो इजराइल की तरफ से भी है, ईरान की तरफ से भी है, इराक की तरफ से भी है, मिडिल ईस्ट से भी है, दोहा, कुवैत, ये सारे जो मिडिल ईस्ट बेल्ट है, जीसीसी बेल्ट है, ये सारे अनरेस्ट में, और सब सिचुएशन ऐसी है कि किसी को पता नहीं अभी कब रुकेगा। तो रुकने की बात तो स्पेशली आप देखिए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो पावरफुल कंट्रीज है, वही ये सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। चलिए हम ट्रैक ज़रूर करेंगे। बट धर्मेश, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय भी देने के लिए और अपना क्रूड पर व्यू भी साझा करने के लिए। तो चलिए, धर्मेश का तो मानना है कि थोड़ी सी वॉल्टिलिटी ज़रूर रह सकती है, कहीं ना कहीं क्रूड में और थोड़ा सा अपसाइड हम हफ्ते के दौरान आते हुए देख सकते हैं और इसका इम्पैक्ट रुपए पे भी रह सकता है, ऐसा उनका मानना है। बट कहीं ना कहीं दुबई में सिचुएशंस स्टेबलाइज्ड हैं, वो भी हाईलाइट कर रहे थे। पर आइए स्वागत करते हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान का। अब हमारे साथ दिवांग मेहता जुड़ चुके हैं। दिवांग, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे। देखिए, चिंताएं बरकरार हैं, बट पास्ट एनालिसिस ये भी बताती है दिवांग कि ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं, मार्केट इनसे जल्द उभरता हुआ दिखता है। क्या इस बार भी आपको लग रहा है दिवांग कि ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, या फिर इस बार की सिचुएशन थोड़ी अलग है? Thank you, Srishti, for having me on the show. Good morning to all and viewers as well. See, यहाँ पे जैसे ये सिनेरियो इमर्ज हो रहा है और हिस्ट्री ये बताती है हमेशा, और मैं ये एक फ्रेज हमेशा यूज करता हूँ कि इन हाइंडसाइट जो एडवर्सिटी होती है, दैट ऑलवेज इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट? सो इट्स अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, ऐसे लोग बोलते हैं मार्केट्स के लिए खास करके। बट जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, ऐसे में ये कहूंगा कि यहाँ पे कोई नहीं है कि आप इमीडिएटली रिएक्ट करें। जो भी स्टिम्युलाई आती है, जब भी स्टिम्युलस आता है, उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। हमेशा मैं देखता हूं कि जैसे बहुत लोग वॉर हो गई तो अभी मैं क्या कर दूं, या मैं मेरा पूरा पोर्टफोलियो बेच दूं, या मैं ये बेच के मैं ये ले लूं, या क्या मैं डिफेंस के स्टॉक्स ले लूं। आई थिंक इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। यस, मार्केट नेचुरली रिस्पॉन्ड करता है, बट आपको अपना समय इस पे स्पेंड करना है कि ऐसी सिचुएशंस में, जैसे आपने बहुत सही कहा, हमने 90s में देखा है, 2000 में देखा है, अभी लास्ट ईयर भी, लास्ट 4-5 साल में हम रशिया यूक्रेन देख रहे हैं, हम ईरान इजराइल देख रहे हैं, हमने बीच में इंडिया पाकिस्तान देखा। आई थिंक तो रिसेंट हिस्ट्री भी ये प्रूव करती है कि ये जो होते हैं पंक्चर्स जो होते हैं, वो काफी समय के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये तो अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरे हिसाब से यस, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड मत करिए। न्यूज फ्लो को आप फॉलो कर सकते हैं, बट हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। इंडियन मैक्रोज बहुत अच्छे हैं, अर्निंग्स भी काफी अच्छे आए हैं। यस, ग्लोबल संकेत पे हम डिपेंडेंट है, फॉर श्योर क्रूड का बढ़ना हमारे लिए तकलीफ क्रिएट कर सकता है। क्या ये सब फैक्टर्स आपको देखने हैं? यस, देखते रहना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जिसके पास आज कैश है, उनके लिए शायद आज नहीं, कल नहीं, बट नेक्स्ट 8 दिन 15 दिन में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। बिल्कुल। हाय देवांग, गुड मॉर्निंग, विकास बात कर रहा हूँ। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है क्रूड से रिलेटेड शेयर्स पर ही। आज देखिए गिरावट मिल रही है तमाम OMC शेयरों में, पेंट शेयरों में, टायर शेयरों में, जो भी रिलेटेड हैं क्रूड से, उन सब में गिरावट मिल रही है। क्या व्यू आपका बनता है, किस पर्टिकुलर पॉकेट में ज़्यादा आप पॉजिटिव हैं, जहां पे खरीदारी की जा सकती है, इस गिरावट में मौके खोजे जा सकते हैं? और दूसरी चीज़ एक और आपसे समझनी है ऑटो सेक्टर को लेकर कि ऑटो के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए, लेकिन आज शेयरों में गिरावट है क्योंकि ओवरऑल बाजार कमज़ोर है, तो वहां पर भी एक व्यू आपका चाहिए होगा। देखिए विकास, आपको यही देखना है कि आपको के अर्निंग्स कहाँ आ रहे, कैश फ्लोस किस कंपनी के अच्छे हैं, और साथ साथ में जो रुझान आपने बताया, फॉर एग्जांपल आप जब से GST कट हुआ है ऑटो सेक्टर के लिए, खास करके जो रैशनलाइजेशन किया गया था, उसके बाद ऑटोज में आई थिंक आप फेस्टिव मंथ देख लीजिए, नवरात्रि वाला मंथ हो या दिवाली हो, या इवन नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी, तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं ऑटो सेल्स के, ये स्ट्रीट को सरप्राइज कर रहे हैं। लोगों को लग रहा था ये खाली एक GST का जो मैजिक है वो 1-2 महीना रहेगा, बट आई थिंक ये पूरा ट्रांसपायर हुआ है, नीचे तक ट्रांसमिट हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि ऐसे सेक्टर्स जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल ऑफ कोर्स, बट फंडामेंटल स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग हुआ कि जिनके नतीजे भी अच्छे हैं, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जहां पे आप क्लियरली देख रहे हो कि इनका बिजनेस आगे ग्रोथ देख रहा है, साथ साथ में बिकॉज क्योंकि ग्लोबल संकेत खराब है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, वॉर जैसे संजोग क्रिएट हुए, इसलिए ये इसमें फॉल आ रहा है। तो मैं खास करके आपको ये कहूंगा कि डोमेस्टिक स्टोरीज जो है रादर देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी ट्रम्प के टैरिफ टेंट्रम्स ऑलरेडी लास्ट एक दो वीक पहले सेटल होते हुए दिख रहे थे, लेकिन वापस वहां पे भी इश्यूज आए हैं, और साथ में अभी ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ गए। तो मैं बहुत समय से ये मेंटेन कर रहा हूं कि डोमेस्टिक स्टोरीज जो है
आपके जो BFSI कंपनीज है, काफी हद तक जो बैंकिंग कंपनीज है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, अगर आप इंडिया की और कंपनीज में देखने जाए तो कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनीज है, और खास करके जो आपकी कुछ कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज में हर कंपनी को नहीं कहूंगा, बट जहां जहां आपको क्रूड एज ए डेरिवेटिव यूज नहीं होता है, फॉर शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को अगर आपको दूर रखना है, तो उस तरह की कंपनीज में मुझे लग रहा है कि बाइंग आप कर सकते हैं और ऐसे फॉल्स में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल राइट, पर देवांग एक और खेमे पर आपसे राय चाहिए थी, वो था आईटी का पैक, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मार्केट जब इस मूड में आता है कि जो हाई वैल्यूड कंपनीज हैं उनको उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हाईलाइट ज़रूर कर रही थी कि शायद एआई से मार्केट का सेंटिमेंट शिफ्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई में बबल है और वहाँ से अगर शिफ्ट हो तो शायद ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में कुछ मौके बने। क्या आप इस व्यू से सहमति रखते हैं? सृष्टि, मैं समझता हूं कि अभी भी आईटी को थोड़ा सा कॉन्क्रीट नंबर्स या एकदम एक ब्रेव कमेंट्री देनी पड़ेगी इस कंपनीज को, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पास्ट के एग्जांपल्स बहुत दिए जाएंगे कि उन्होंने Y2K मोमेंट में भी अपना एक डेफिनेटली एक ट्रांजिशन अच्छे से किया था, डिजिटाइजेशन जब हुआ तब भी उन्होंने अपना ट्रांजिशन अच्छे से किया था, लेकिन ये टाइम जो एआई रिलेटेड एक डिसरप्शन हावी हो रहा है सब जगह और सब फील्ड्स में आएगा, आईटी से शुरू हो रहा है, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इतनी समझ नहीं है बहुत लोगों में कि ये क्या कैसे ये डिसरप्ट करेगा अगर कंपनीज ग्रोथ नहीं दे रही है। आज आईटी कंपनीज बहुत हद तक 1-2-3% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के लिए क्या मैं इसको 18-20 का पी देने को तैयार हूं, मार्केट ये भी सोचेगा। जहां पे श्योरिटी ऑफ अर्निंग्स है, जहां पे श्योरिटी ऑफ कैश फ्लोज है, यहाँ पे नेचुरली कैश जनरेटिंग कंपनीज है, ये कोई और दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या ये 8-10% से ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस? यस, पक्का कर सकती है, बट क्या ये पुराना 15-18-20% टाइप रिटर्न जनरेट कर सकती है? आई थिंक आई हैव माय डाउट्स ओवर दैट। तो इससे अच्छा, जैसे मैंने कहा कि बहुत डोमेस्टिक कंपनीज है जिसमें आप बैंक्स को पकड़ सकते हैं, जिसमें आप फाइनेंशियल्स को पकड़ सकते हैं, जिसमें आप कैपिटल गुड्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पकड़ सकते हैं जो डोमेस्टिक है, अगेन जिसपे आईटी अगेन इज एन एक्सपोर्ट, जिसमें आपको पता नहीं है ग्लोबल दिक्कतें कितनी बढ़ेगी। तो इसके कारण मुझे लग रहा है कि मैं कहूंगा जहां ग्लोबल लिंकेजेस है उन सेक्टर्स को स्लाइटली मैं या तो अंडरवेट रखूंगा या मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन इंडिया सेंट्रिक डोमेस्टिक स्टोरीज आई वुड बी मोर बुलिश ऑन। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया देवांग आज जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पर अपनी राय देने के लिए, मार्केट्स पर इतनी क्लियर स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए कि इस वक्त बाजार में करना क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, एक लिस्टिंग भी आपके लिए लेकर आएंगे और उसके बाद फिर एक और बड़े मेहमान से चर्चा करेंगे मार्केट के ऊपर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।